हियर हम वी आर गोइंग टू रिवाइज द सरफाइसी। ठीक है, तो असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी देखें तो एक्विजिशन, तो असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी क्या होती है कि राइट एंड इंटरेस्ट एक्वायर करते हैं बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। और ये जो असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है ना, वो असेट रिकंस्ट्रक्शन का बिजनेस करती है, सिक्योरिटाइजेशन का बिजनेस करती है, और वो बैंकिंग कंपनी का बिजनेस नहीं करती है, ना तो कोई दूसरा अदर बिजनेस करती है। वो कंपनीज एक्ट में रजिस्टर होती है और आरबीआई एक्ट में रजिस्टर होती है। वो बैंक ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से राइट और इंटरेस्ट लेती है फॉर फाइनेंशियल असिस्टेंस, और बदले में फाइनेंशियल असिस्टेंस देती है। तो राइट एंड इंटरेस्ट एक्वायर कर रही है फॉर एनी फाइनेंशियल असिस्टेंस, ठीक है, फॉर द पर्पज ऑफ, ठीक है, इन एनी फाइनेंशियल असिस्टेंस, ठीक है, बदले में फाइनेंशियल असिस्टेंस देती है। और राइट एंड इंटरेस्ट एक्वायर कर रही है फॉर द पर्पज ऑफ रियलाइजिंग सच फाइनेंशियल असिस्टेंस, ठीक है, वो रियलाइज़ करवाती है, ठीक है, और देती भी है। अब वो जो रियलाइज़ करवाती है फाइनेंशियल असिस्टेंस, ठीक है, एंड सच अमाउंट जो है, जो रियलाइज़ करवाती है फाइनेंशियल असिस्टेंस एंड जो है फाइनेंशियल असिस्टेंस देन वो जो है देती भी है। तो असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी क्या करती है कि जैसे ही राइट और इंटरेस्ट ले लिए, उसके नाम पे जो है शेयर्स और वो जो शेयर्स और सिक्योरिटीज़ जो है इशू करती है, एंड देन जो है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर वो सिक्योरिटीज़ परचेस करके असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को पैसे देते हैं और बदले में सिक्योरिटीज़ लेते हैं। एंड देन जो है असेट अपनी जो है रियलाइज़ करवाता है, जो भी राइट और इंटरेस्ट बैंक ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिए है रियलाइज़ कराता है। एंड वो जो अमाउंट है, वो अमाउंट रिडेम्पशन ऑफ इन्वेस्टमेंट में, जैसे QIB के इन्वेस्टमेंट को रिडीम करने में, पेमेंट ऑफ रिटर्न में, इन सब में जो है मदद करता है। ठीक है, अब बात आती है कि बोरोवर कौन होता है। बोरोवर हु हैज़ ग्रांटेड फाइनेंशियल असिस्टेंस, जिसे फाइनेंशियल असिस्टेंस ग्रांट किया गया है बाय बैंक ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो बैंक ने जिसको पैसे दिए, ठीक है, या तो उसने फंड रेज करा है, जैसे कंपनी है तो उधर बैंक में पैसे नहीं दे, पर उन्होंने खुद ने ही फंड रेज करा है डेब्ट सिक्योरिटी से, तो वो बोरोवर हो जाती है। हु हैज़ गिवन गारंटी, जिसे गारंटी दी गई है, फिनेंशियल असिस्टेंस तो नहीं पता, तो उन्हें गारंटी दी गई है। और हु हैज़ क्रिएट मॉर्गेज प्लेज इन रिस्पेक्ट ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस, तो हु हैज़ गिवन गारंटी, या जिसने मॉर्गेज, हु हैज़ गिवन गारंटी क्रिएट मॉर्गेज प्लेज इन रिस्पेक्ट ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस। तो ये हम देख रहे हैं, हमने क्या देखा कि ARC राइट इंटरेस्ट एक्वायर करती है बैंक ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से एंड फाइनेंशियल असिस्टेंस देती है उनको। फिर ये जो है ARC उसके सिक्योरिटी यूनिट्स इशू करता है, QIB खरीदता है, QIB पैसे लगाता है ARC में, ARC वो पैसा जो है बैंक ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को देती है। जो भी उन्होंने रियलाइजेशन करा है उससे जो है रिडेम्पशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, पेमेंट ऑफ रिटर्न, ये सब होता है। बोरोवर जो है वो ग्रांट करते हैं फाइनेंशियल असिस्टेंस। तो जो बोरोवर है वो फाइनेंशियल बोरोवर हु हैज़ ग्रांटेड, बोरोवर मतलब कि जिसे ग्रांट किया गया है, उन पर्सन को फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया गया है, बैंक ने दिया है, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ने नहीं दिया, बैंक ने दिया। उनने फंड रेस किया, डेब्ट इक्विटी सिक्योरिटी इशू करके वो भी आ जाते हैं। जिन हु हैज़ गिवन गारंटी, जिन्हें गारंटी दी गई है, ठीक है, तो वो भी बोरोवर है। जिन्होंने मॉर्गेज क्रिएट किया है इन रिस्पेक्ट ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस, तो वो भी कवर है। और इंक्लूड बोरोवर ऑफ ARC, तो इंक्लूड बोरोवर ऑफ ARC। अब फाइनेंशियल असिस्टेंस की बात क्या होती है कि आप भैया लोन एडवांस ग्रांट दे दिए या डिबेंचर बॉन्ड सब्सक्राइब कर लिए, ठीक है, तो ये असिस्टेंस दे रहा ना। फाइनेंशियल असिस्टेंस क्या होता है, डिबेंचर बॉन्ड किसी ने सब्सक्राइब करे तो उन्होंने पैसे दिए, फाइनेंशियल असिस्टेंस। गारंटी दी गई है, फंड दी गए हैं फॉर एक्विजिशन ऑफ टेंजिबल असेट, फंड गिवन फॉर ऑब्टेनिंग असाइनमेंट। तो अगर हम देखें तो इसमें फाइनेंशियल असिस्टेंस का मतलब क्या होता है, 1 सेकेंड, ये फाइनेंशियल असिस्टेंस, ठीक है, लोन ग्रांट है, डिबेंचर सब्सक्राइब है, ले जगह पैसे आ रहे हैं, गारंटी क्रेडिट गिवन है, फंड गिवन है फॉर एक्विजिशन ऑफ टेंजिबल असेट, फॉर एक्विजिशन या हायर ऑफ टेंजिबल असेट जो भी है, ठीक है, फंड गिवन फॉर ऑब्टेनिंग असाइनमेंट ऑफ लाइसेंस ऑफ इंटेंजिबल असेट। देखो टेंजिबल असेट को तुमने एक्वायर कर दिया, इंटेंजिबल असेट को तुम उसके लाइसेंस लोगे, ठीक है, तो फंड गिवन फॉर परचेस ऑफ डेब्ट सिक्योरिटीज, ये सब चीज़ें हैं। अब क्या होता है कि सिक्योर्ड क्रेडिटर डेब्ट देता है, तो सिक्योर्ड क्रेडिटर डेब्ट देता है, सिंपल से बात है, बोरोवर को डेब्ट देता है, बोरोवर कुछ चीज़ें गिरवी रखता है, ठीक है। अगर उसने नॉन पेमेंट किया, ठीक है, तो जो नॉन पेमेंट किया है तो ऐसे केस में क्या करेगा, ये NPA घोषित कर देंगे, सिक्योर्ड क्रेडिटर NPA घोषित कर देंगे। डिबेंचर होल्डर के केस में डिबेंचर होल्डर भी पैसे देते हैं, ठीक है, और बदले में कंपनी जो है डिबेंचर इशू करती है, और 90 दिन हो गए डिमांड ड्यूज जो है पे नहीं करे, तो ऐसे केस में डिबेंचर ट्रस्टी नोटिस देती है, एंड साथ ही साथ जो है डिबेंचर ट्रस्टी नोटिस देती है, और जो बोरोवर है सिक्योरिटी इंटरेस्ट जो है इनके फेवर में इंटरेस्ट क्रिएट करती है। तो डिबेंचर होल्डर से जब भी पैसे लेते हैं तो बोरोवर जो है सिक्योरिटी इंटरेस्ट
क्रिएट करती है डिबेंचर ट्रस्टी के फेवर में। ये छोटी छोटी चीज़ें थी समझने की। अगर हम बात करें फिनेंशियल एसेट की, तो फिनेंशियल एसेट आ गया मीन्स डेप्ट और रिसीवेबल, मतलब कि डेप्ट और रिसीवेबल कुछ हमको लेने के, ठीक है। तो डेप्ट और रिसीवेबल कुछ लेना है इंक्लूडिंग क्लेम, ठीक है। फिनेंशियल एसेट क्या है कि कुछ क्लेम है, डेप्ट और रिसीवेबल है। अब भले वो सिक्योर्ड बाय इमूवेबल प्रॉपर्टी हो, भले वो अनसिक्योर्ड हो, भले वो सिक्योर्ड बाय मूवेबल प्रॉपर्टी हो, ठीक है। तो क्लेम ऑफ डेप्ट और रिसीवेबल सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड हो, भले सिक्योर्ड बाय मॉर्गेज ऑफ, जो भी है सिक्योर्ड का मतलब जो है तो उसमें सिक्योर्ड मॉर्गेज, ठीक है, कैसे भी हो, सिक्योर्ड हो बाय मॉर्गेज ऑफ और चार्ज ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है। तो मॉर्गेज, चार्ज, हाइपोथिकेशन प्लेज, अच्छा वो मूवेबल है तो हाइपोथिकेशन प्लेज आ जाएगा, ठीक है। तो मॉर्गेज, चार्ज, हाइपोथिकेशन प्लेज और इमूवेबल प्रॉपर्टी तो मॉर्गेज और चार्ज आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा। फिर राइट और इंटरेस्ट है इन सिक्योरिटी, ठीक है। राइट और इंटरेस्ट है इन सिक्योरिटी मतलब कि आपका राइट है, आपका इंटरेस्ट है सिक्योरिटी में, ठीक है। सिक्योरिटी अंडरलाइंग डेप्ट और रिसीवेबल, तो राइट और इंटरेस्ट है सिक्योरिटी में अंडरलाइंग डेप्ट और रिसीवेबल। तो राइट और इंटरेस्ट है सिक्योरिटी में राइट और इंटरेस्ट है अंडरलाइंग डेप्ट और रिसीवेबल, ठीक है, ठीक है। तो राइट और इंटरेस्ट है सिक्योरिटी में, तो राइट और इंटरेस्ट है सिक्योरिटी में, तो राइट और इंटरेस्ट है सिक्योरिटी में, ठीक है। तो राइट और इंटरेस्ट है सिक्योरिटी में, सिक्योरिटी अंडरलाइंग डेप्ट और रिसीवेबल, आपका किसी सिक्योरिटी में राइट और इंटरेस्ट है, अंडरलाइंग डेप्ट और रिसीवेबल। फिर बेनिफिशियल इंटरेस्ट है एग्जिस्टिंग। अब बेनिफिशियल इंटरेस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि बेनिफिशियल इंटरेस्ट तुम्हारा एग्जिस्टिंग हो, फ्यूचर हो, कंडीशनल हो, कंटिजेंट हो, जो भी हो, तुम्हारा बेनिफिशियल इंटरेस्ट है, एग्जिस्ट करता है या फ्यूचर है, कंडीशनल है, कंटिजेंट है, बेनिफिशियल इंटरेस्ट है किसी प्रॉपर्टी, डेप्ट और रिसीवेबल में। या बेनिफिशियल इंटरेस्ट है विद ऑब्लिगेशन ऑफ बोरोवर टू पे, या तो बेनिफिशियल इंटरेस्ट है विथ एन ऑब्लिगेशन ऑफ बोरोवर, बेनिफिशियल इंटरेस्ट है विथ एन ऑब्लिगेशन ऑफ बोरोवर टू पे, ठीक है। तो बेनिफिशियल इंटरेस्ट है विथ एन ऑब्लिगेशन ऑफ बोरोवर टू पे। तो क्या बोला है कि समझो, क्लेम टू एनी डेप्ट और रिसीवेबल, तो डेप्ट और रिसीवेबल के रिस्पेक्ट में क्लेम है, ठीक है। अब डेप्ट और रिसीवेबल है, सिक्योर्ड हो, अनसिक्योर्ड हो, सिक्योर्ड हो, मूवेबल प्रॉपर्टी से हो, इमूवेबल प्रॉपर्टी से हो, जो भी हो, हमको तो लेने का है। ये तो क्लेम्स हो गए। अब बोल रहे बेनिफिशियल इंटरेस्ट है, ये अब कोई सा भी इंटरेस्ट हो प्रॉपर्टी, डेप्ट, रिसीवेबल में, एग्जिस्टिंग, फ्यूचर, कंडीशनल और इनफैक्ट कंटिजेंट भी हो, या बेनिफिशियल राइट टाइटल इंटरेस्ट है। अब उधर बेनिफिशियल इंटरेस्ट है, इधर बेनिफिशियल आरटीआई है, बेनिफिशियल इंटरेस्ट की जगह राइट टाइटल इंटरेस्ट है, ठीक है। अब राइट टाइटल इंटरेस्ट किस में है, अगर हम देखें तो राइट टाइटल इंटरेस्ट किस में है भाई, टेंजिबल असेट में। जो टेंजिबल असेट जो है गिवन ऑन हायर फाइनेंस लीज और कंडीशनल सेल, ठीक है। तो आपने टेंजिबल असेट हायर पे दी, फाइनेंस लीज पे दी, कंडीशनल सेल पे दी, जो भी है आपका बेनिफिशियल इंटरेस्ट है, ठीक है। तो बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन प्रॉपर्टी मूवेबल, इमूवेबल, वेदर मूवेबल और इमूवेबल, ठीक है। और इन सच डेप्ट और रिसीवेबल, तो प्रॉपर्टी, डेप्ट और रिसीवेबल ये अपन ने पढ़ लिया था। और इंटरेस्ट है वो एग्जिस्टिंग, फ्यूचर, ये तो अपन ने पढ़ लिया, ये अपन ने चारों चीज़ें पढ़ ली। बेनिफिशियल राइट टाइटल इंटरेस्ट इन टेंजिबल एसेट है और नीचे है इंटेंजिबल एसेट गिवन ऑन हायर फाइनेंस, और गिवन क्या है, गिवन ऑन, ठीक है। तो राइट टाइटल इंटरेस्ट है विद एन ऑब्लिगेशन ऑफ बोरोवर टू पे, जिसमें ऑब्लिगेशन है बोरोवर का पे करने का। तो गिवन ऑन हायर फाइनेंस लीज और कंडीशनल सेल और अंडर कॉन्ट्रैक्ट विच सिक्योर्ड ऑब्लिगेशन, ठीक है। तो राइट टाइटल इंटरेस्ट है, बेनिफिशियल इंटरेस्ट है विच सिक्योर द ऑब्लिगेशन टू पे द अनपेड पोर्शन। तो बेनिफिशियल राइट टाइटल इंटरेस्ट है टेंजिबल एसेट में, और नीचे बोला है इंटेंजिबल एसेट में राइट टाइटल इंटरेस्ट है गिवन ऑन हायर और फाइनेंशियल लीज, तो जो हमने दिया है, ठीक है, ठीक है। तो बेनिफिशियल राइट टाइटल इंटरेस्ट इन टेंजिबल एसेट गिवन, ये टेंजिबल एसेट जो है गिवन ऑन, ठीक है, गिवन टेंजिबल एसेट गिवन ऑन, ये लिखा हुआ है ना, गिवन ऑन टेंजिबल एसेट, अगर हम बात करें गिवन ऑन हायर फाइनेंस लीज और कंडीशनल सेल पे जो हमने दिया है, और अंडर एनी कॉन्ट्रैक्ट विच सिक्योर द ऑब्लिगेशन, ठीक है, और अंडर द एग्रीमेंट विच सिक्योर द ऑब्लिगेशन। तो टेंजिबल एसेट गिवन ऑन हायर फाइनेंस लीज और कंडीशनल सेल, उसमें आपका बेनिफिशियल इंटरेस्ट, राइट टाइटल इंटरेस्ट जो भी हो, और अंडर एग्रीमेंट क्या लिखा हुआ है, और अंडर द कॉन्ट्रैक्ट विच सिक्योर द ऑब्लिगेशन, विच सिक्योर द ऑब्लिगेशन टू पे द अनपेड पोर्शन, ठीक है।
और राइट टाइटल इंटरेस्ट है इंटेंजिबल असेट में, लाइसेंस में, असाइनमेंट में ऑफ सच इंटेंजिबल असेट। तो राइट टाइटल इंटरेस्ट है इंटेंजिबल में, लाइसेंस में, असाइनमेंट में विथ सिक्योर ऑब्लिगेशन टू पे अनपेड पोर्शन, ठीक है, जिसमें ऑब्लिगेशन है कि अनपेड पोर्शन जो है आपको पे करने का है। तो डेप्ट और रिसीवेबल है उसमें क्लेम है, सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड हो, सिक्योर्ड किससे भी हो, राइट टाइटल इंटरेस्ट है सिक्योरिटी में, सिक्योरिटी अंडरलाइंग डेप्ट और रिसीवेबल उसमें है, बेनिफिशियल इंटरेस्ट है प्रॉपर्टी डेप्ट और रिसीवेबल में, एग्जिस्टिंग फ्यूचर कंटिजेंट कुछ भी हो सकता है, बेनिफिशियल राइट टाइटल इंटरेस्ट है, बेनिफिशियल राइट टाइटल इंटरेस्ट है, बेनिफिशियल और राइट टाइटल इंटरेस्ट है। तो बेनिफिशियल राइट टाइटल इंटरेस्ट है विथ ऑब्लिगेशन ऑफ बोरोवर, बोरोवर को ऑब्लिगेशन है पे करने का, विथ ऑब्लिगेशन ऑफ बोरोवर टू पे। तो राइट टाइटल इंटरेस्ट है विथ ऑब्लिगेशन, तो राइट टाइटल इंटरेस्ट है विथ ऑब्लिगेशन ऑफ बोरोवर टू पे, ठीक है। तो राइट टाइटल इंटरेस्ट है इन इंटेंजिबल एसेट, राइट टाइटल इंटरेस्ट है इन इंटेंजिबल एसेट, ये सबसे जरूरी है। वो राइट टाइटल इंटरेस्ट जो है वो इन इंटेंजिबल एसेट गिवन ऑन हायर फाइनेंशियल कंडीशन है अंडर एनी कॉन्ट्रैक्ट और अंडर एनी कॉन्ट्रैक्ट विच सिक्योर द ऑब्लिगेशन टू पे, ठीक है, कोई कॉन्ट्रैक्ट में विच सिक्योर ऑब्लिगेशन टू पे अनपेड पोर्शन ऑफ द परचेज प्राइस ऑफ सच एसेट, ठीक है, अनपेड पोर्शन ऑफ परचेज प्राइस, ठीक है, अनपेड पोर्शन ऑन ऑफ परचेज प्राइस ऑफ एसेट और एन ऑब्लिगेशन इंकर्ड or credit otherwise provided to enable borrower to acquire such tangible asset or an obligation incurred or credit otherwise provided, जो obligation incurred or credit otherwise provided to enable the borrower to acquire such tangible asset और right title interest intangible asset में, license में, assignment में भी secure the obligation to pay। तो right title interest है, ठीक है, given on tangible asset, license और assignment which secure the obligation। तो आपने राइट टाइटल इंटरेस्ट दिया विद सिक्योर द ऑब्लिगेशन, भी उसमें ऑब्लिगेशन है टू पे द अनपेड पोर्शन ऑफ द परचेज प्राइस, ठीक है, ऑफ द टेंजिबल एसेट और एन ऑब्लिगेशन इंकर्ड और अदरवाइज एक्सटेंडेड और एन ऑब्लिगेशन इंकर्ड और क्रेडिट अदरवाइज एक्सटेंड टू इनेबल द बोरोवर टू एक्वायर सच इंटेंजिबल एसेट और ऑब्टेन लाइसेंस ऑफ सच इंटेंजिबल एसेट, ठीक है। तो इसमें जो है असाइनमेंट, इधर जैसे हम बात कर रहे हैं फाइनेंस लीज की या कंडीशनल सेल की, तो इधर भी है इंटेंजिबल सेट, लाइसेंस असाइनमेंट ऑन सच इंटेंजिबल एसेट, इंटेंजिबल एसेट लाइसेंस और असाइनमेंट ऑफ इंटेंजिबल एसेट, ठीक है, विच सिक्योर द ऑब्लिगेशन टू पे अनपेड पोर्शन, कि भैया अनपेड जो पोर्शन है वो अनपेड पोर्शन भी पे करने का है ऑफ द परचेज प्राइस अनपेड पोर्शन ऑफ परचेज प्राइस पे करने का है ऑफ सच इंटेंजिबल एसेट और एन ऑब्लिगेशन इंकर्ड और क्रेडिट अदरवाइज एक्सटेंडेड टू इनेबल द बोरोवर टू एक्वायर सच इंटेंजिबल एसेट, या तो ऑब्लिगेशन ही बोरोवर के ऊपर है जिसे बोरोवर इनेबल है टू एक्वायर सच फाइनेंशियल सच इंटेंजिबल एसेट, कि उनको इंटेंजिबल एसेट लेना ही पड़ेगा। कोई भी फाइनेंशियल असिस्टेंस है तो वो भी आपने दी है, वो जो है फाइनेंशियल एसेट में आता है, ठीक है। चलो ये अपन ने पढ़ा, कुछ ऐसा खास नहीं था पर क्वेश्चन तो था ही, ठीक है। कंसेप्ट ऑफ सिक्योरिटाइजेशन बताने का है, तो सिक्योरिटाइजेशन अंडर दी प्रोविजंस ऑफ सरफाइजी। तो सिक्योरिटाइजेशन का मतलब क्या होता है, अगर हम सिक्योरिटाइजेशन का मतलब देखें, ठीक है, तो सिक्योरिटाइजेशन का मतलब है एक्विजिशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट, तो वो तो फाइनेंशियल एसेट एक्वायर करता ही है बाय एआरसी। अब वो एआरसी एक्वायर कर रहा है फ्रॉम ओरिजिनेटर। अब उधर जो था असेट मैनेजमेंट कंपनी था और बैंक ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन था, यही था, ठीक है। तो इधर भी एआरसी है और ये एआरसी किससे ले रहा है, फाइनेंशियल एसेट ओरिजिनेटर से। whether by raising fund of such asset reconstruction company, whether by raising fund of such ARC, तो whether अब समझो, whether by raising fund of such ARC कैसे एक्वायर कर रहा है, ठीक है, by raising fund, ठीक है, whether by raising fund of such ARC from qualified buyer or issue security receipt representing undivided interest in such financial asset or otherwise। तो क्वालिफाइड बायर से रेज कर रहा है, ठीक है, और इशू सिक्योरिटी रिसिप्ट रिप्रेजेंटिंग अनडिवाइडेड इंटरेस्ट, मतलब सिंपल सी बात है, क्वालिफाइड बायर से रेज कर रहा है फंड या तो सिक्योरिटी रिसिप्ट इशू कर रहा है रिप्रेजेंटिंग अनडिवाइडेड इंटरेस्ट इन फाइनेंशियल एसेट। तो एक तरीका ये है QIB से, दूसरा तरीका ये है सिक्योरिटी रिसिप्ट इशू करो किसी को भी रिप्रेजेंटिंग अनडिवाइडेड इंटरेस्ट। तो सिक्योरिटी रिसिप्ट ही इशू कर दी, मतलब एक आपके पास आपने एक्वायर कर दी फाइनेंशियल एसेट जैसे 1 लाख की, तो 20-20 हज़ार की रिसिप्ट आपने देख ली 5 जनों को, या 20-20 हज़ार की रिसिप्ट दे दी जिसमें रिप्रेजेंट कर रहा है अनडिवाइडेड इंटरेस्ट इन एनी फाइनेंशियल एसेट,
देखिए अब वो सिक्योरिटाइजेशन हेल्प करता है एआरसी को टू एक्वायर फाइनेंशियल एसेट लाइक लोन फ्रॉम बैंक। और ये फाइनेंशियल एसेट है, मतलब कि लोन फ्रॉम बैंक, क्योंकि लोन भी क्या है, फाइनेंशियल एसेट लोन कैसे हो गया, क्योंकि क्लेम है, ठीक है, क्लेम है, क्योंकि लोन किधर का हो रहा है, फाइनेंशियल एसेट की पहली डेफिनेशन देखो, इधर ही देख लो, क्लेम टू डेप्ट और रिसीवेबल, ठीक है। तो लोन, बैंक लोन, लोन बैंक लोन, ठीक है, ये बैंक पर्सपेक्टिव से सोचना है। ड्यू टू विच एआरसी शैल बी डीम्ड टू बी द लेंडर। ओ ऐसे केस में एआरसी जो है डीम्ड लेंडर हो जाता है एंड ऑल राइट ऑफ सच बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वेस्ट इन द कंपनी। सारे के सारे जो राइट है ना, ऑल राइट जो है वो ट्रांसफर हो जाते हैं, ऑल राइट इन रिस्पेक्ट ऑफ फाइनेंशियल एसेट जो है वो ट्रांसफर हो जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, राइट, ये राइट है, ठीक है। तो हम जो है ये देख लेते हैं। तो और डीम्ड, ठीक है, ये डीम्ड पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, ऑल राइट ऑफ इंटरेस्ट जो है इन रिस्पेक्ट ऑफ फाइनेंशियल एसेट ट्रांसफर है। चलो एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ एनपीए। अब एनपीए का मतलब बताओ और एसेट रिकंस्ट्रक्शन का मतलब बताओ। तो देखो एनपीए का मतलब क्या होता है, अभी अपन एनपीए का मतलब समझते हैं कि इधर एनपीए का मतलब अलग है, बोले असेट और अकाउंट ऑफ बोरोवर। देखो बोरोवर के अकाउंट से भी तो पैसे चाहिए यार। असेट या अकाउंट ऑफ बोरोवर क्लासीफाई विच हैज बीन क्लासिफाइड बाय बैंक ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सबस्टैंडर्ड स्टैंडर्ड लॉस। तो एनपी क्या होता है भैया, ये तो एसेट होता है या बोरोवर का अकाउंट होता है, उसको ना बैंक क्लासीफाई कर लेती है कि यार वो ये सबस्टैंडर्ड है, ये डाउटफुल है, लॉस है। ये एनपीए में यही तो होता है, ठीक है। तो एनपीए मीन्स एसेट अकाउंट ऑफ बोरोवर, एसेट या बोरोवर का अकाउंट जो बैंक क्लासीफाई करती है एज अ सबस्टैंडर्ड, डाउटफुल या लॉस, ठीक है। तो एसेट भी है, इधर बोरोवर का अकाउंट भी है जो बैंक ही क्लासीफाई कर रही है, ठीक है। तो बैंक के लिए एसेट भी है, बोरोवर का अकाउंट भी है जो बैंक क्लासीफाई करती है, सबस्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड, लॉस जो भी है। इन सच केस, इन केस बैंक ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इज एडमिनिस्ट्रेड और रेगुलेटेड बाय एन अथॉरिटी। अगर अब देखो, अगर इन सच केस अगर बैंक जो है एडमिनिस्ट्रेड बाय अथॉरिटी या बॉडी कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर एनी लॉ, तो उनके डायरेक्शंस पे, इन अकॉर्डिंग विद द डायरेक्शंस, तो इन अकॉर्डिंग विद द डायरेक्शन और गाइडलाइन रिलेटिंग टू एसेट क्लासिफिकेशन इशूड बाय सच अथॉरिटी। तो क्लासिफिकेशन बैंक कर रही है एसेट और बोरिंग अकाउंट का एज पर द डायरेक्शंस जो इशू कर रहे हैं बॉडी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय एनी अदर लॉ। अगर वो बैंक एडमिनिस्ट्रेड बाय बॉडी कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर एनी अदर लॉ, और अगर कोई सी बॉडी नहीं है, ठीक है, तो इन अकॉर्डिंग विद द डायरेक्शन गाइडलाइन रिलेटिंग टू एसेट क्लासिफिकेशन इशूड बाय बैंक। तो अनाथ है तो आरबीआई के केस आ जाएगा। अगर बॉडी है तो उनके डायरेक्शन है, ठीक है। और डायरेक्शन गाइडलाइंस क्या है, इन रिस्पेक्ट ऑफ एसेट क्वालिफिकेशन, ठीक है। अब समझो एआरसी का नेट ऑन फंड 100 करोड़ या उससे ज़्यादा होना चाहिए, एनबीएफसी का नेट ऑन फंड 500 करोड़ या उससे ज़्यादा होना चाहिए। वो नेट ऑन फंड असेट नहीं होता है, पेड अप इक्विटी रिजर्व एंड सरप्लस सिक्योरिटी प्रीमियम लेते हैं बाय माइनस मिसलेनियस एक्सपेंडिचर करते तब जाके नेट ऑन फंड आता है, ये एसेट नहीं होता है। पेड ऑफ फंड जो है नेट ऑन फंड, तो एआरसी 100 करोड़ या उससे ज़्यादा, एनबीएफसी 500 करोड़ या उससे ज़्यादा। चलो अब एबीसी लिमिटेड ने इशू करे लिस्टेड बॉन्ड, अच्छा 5 years अगो, विच इज ड्यू टू बी रिटर्न इन करंट ईयर। अच्छा करंट ईयर में पैसे देने हैं 50 करोड़। मार्केट एनालिस्ट फील कर रहा है कि प्रोजेक्टेड कैश फ्लो जो है वो इनएडिक्वेट है कि वो आप रीपे कर जाओगे बॉन्ड वैल्यू। तो सिंगल लार्ज बॉन्ड होल्डर बीएच ने जो है जिसको वर्थ ₹20 करोड़ जो वो होल्ड करता है, वांट टू एक्सप्लोर द ऑप्शन अंडर सरफेसी लॉ इन केस एबीसी लिमिटेड फेल। अगर फेल हो गया तब क्या करें, ठीक है। अब क्या हो गया कि प्लीज एडवाइज वेदर बीएच लिमिटेड कैन हैव रिकोर्स। क्या बीएच लिमिटेड क्या रिकोर्स है? अच्छा बीएच लिमिटेड कौन है? होल्डर है, बॉन्ड होल्डर, ये कंपनी ही है, बॉन्ड होल्डर है, ठीक है। तो एक्सप्लोर कर रहा ऑप्शंस, ठीक है। इनकेस अगर एबीसी फेल हो जाए तो प्लीज एडवाइस क्या उसके पास रिकॉर्ड्स है कि भी नहीं है, तो अपन क्या बोलेंगे कि बीएच लिमिटेड, ठीक है, एज पर 2Z डिबेंचर ट्रस्टी रजिस्टर्ड विद द बोर्ड अपॉइंटेड बाय कंपनी फॉर सिक्योर डेप्ट इन हुज फेयर सिक्योरिटी इंटरेस्ट इज क्रिएटेड बाय एनी बोरोवर फॉर ड्यू रिपेमेंट आर कवर्ड विद द डेफिनेशन ऑफ सिक्योर क्रेडिटर। अब समझो ये रिकोर्स की बात कर रहे हैं, तो रिकोर्स अंडर से भी, अब समझो रिकोर्स अंडर सरफेसी। अब ये देखो कि रिकोर्स जो है ये सिक्योर क्रेडिटर पे लगता है। इधर अगर हम बात करें ना, सिक्योर क्रेडिटर पे लगता है, अनसिक्योर क्रेडिटर पे रिकोर्स है ही नहीं, सरफेसी वही है, सिक्योरिटाइजेशन ही, तो सिक्योरिटाइजेशन से सिक्योर क्रेडिटर पे लगता है। क्या है
भाई सामने वाला पे नहीं कर रहा है तो सिक्योरिटीज को बेच दो। तो यही है डिबेंचर ट्रस्टी रजिस्टर विद द बोर्ड। ये जो बोर्ड का डिबेंचर ट्रस्टी है अपॉइंटेड बाय कंपनी फॉर सिक्योर डेब्ट सिक्योरिटीज। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं समझो कि जो डिबेंचर ट्रस्टी है ना वो रजिस्टर्ड विद बोर्ड है। डिबेंचर ट्रस्टी है जो बोर्ड के साथ रजिस्टर्ड विद बोर्ड अपॉइंटेड बाय कंपनी। ठीक है, ये बोर्ड से रजिस्टर्ड है, इसको कंपनी ने ही अपॉइंट कर लो फॉर सिक्योर डेब्ट सिक्योरिटीज in whose favor security interest is created, for secure debt securities in whose favor security interest is created by any borrower for due repayment of any financial assistance। तो यही तो है कि डिबेंचर ट्रस्टी जो रजिस्टर्ड है विद बोर्ड अपॉइंटेड बाय कंपनी काय के लिए फॉर सिक्योर डेब्ट सिक्योरिटीज इन हुज फेवर सिक्योरिटी इंटरेस्ट क्रिएटेड है। तो जिससे हमसे पैसा लिया है उनके फेवर में सिक्योरिटी इंटरेस्ट क्रिएटेड है, उसको उसकी देखभाल करनी है। ठीक है, इन हुज फेवर सिक्योरिटी इंटरेस्ट इज क्रिएटेड बाय बोरोवर, तो बोरोवर कंपनी हो गई फॉर ड्यू रिपेमेंट ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस, ताकि वो फाइनेंशियल असिस्टेंस का ड्यू रिपेमेंट करे। आर कवर्ड इन द डेफिनेशन ऑफ सिक्योर क्रेडिटर। ठीक है, तो ये सिक्योर क्रेडिटर की डेफिनेशन में आते हैं, मतलब डिबेंचर ट्रस्टी सिक्योर क्रेडिटर की डेफिनेशन में आते हैं। जो बॉन्ड के साथ बोर्ड के साथ रजिस्टर्ड है वो रजिस्टर्ड डिबेंचर सिक्योरिटी डिबेंचर ट्रस्टी। ठीक है, तो रजिस्टर्ड डिबेंचर ट्रस्टी जो बोर्ड के साथ रजिस्टर्ड है, ठीक है, कंपनी ने अपॉइंट किया है फॉर अपॉइंटमेंट फॉर सिक्योर डेब्ट सिक्योरिटीज इन हुज फेवर सिक्योरिटी इंटरेस्ट इज क्रिएटेड बाय द बोरोवर। ठीक है, अपॉइंटेड बाय कंपनी फॉर सिक्योर डेब्ट सिक्योरिटीज इन हुज फेवर सिक्योरिटी इंटरेस्ट इज क्रिएटेड। ठीक है, इन हुज फेवर सिक्योरिटी इंटरेस्ट इज क्रिएटेड, तो सिक्योरिटी इंटरेस्ट डिबेंचर ट्रस्टी के इंटरेस्ट में क्रिएट होती है बाय बोरोवर फॉर ड्यू रिपेमेंट ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस आर कवर्ड विद इन द डेफिनेशन ऑफ सिक्योर क्रेडिटर। डिबेंचर ट्रस्टी उसमें ही आता है सिक्योर क्रेडिटर की डेफिनेशन में, क्योंकि अगर हम सिक्योर्ड क्रेडिटर की डेफिनेशन देखें तो क्या है, बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कंसोर्टियम और एनी कंसोर्टियम ऑफ ग्रुप और बैंक ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होल्डिंग एनी राइट टाइटल इंटरेस्ट अपॉन एनी टेंजिबल एसेट। और अच्छा, बैंक ने लोन दिया है और बैंक ने होल्ड करके रखा है राइट टाइटल इंटरेस्ट टेंजिबल एसेट में, तो ऐसी बैंक ऐसी जो है ये सिक्योर्ड क्रेडिटर है, क्या बैंक को पैसे देने का है और ये सिक्योर्ड है। ठीक है, उनको पैसा लेना है तो कहते सिक्योर क्रेडिटर है वो। ये डिबेंचर ट्रस्टी अपॉइंटेड बाय बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो डिबेंचर ट्रस्टी किसने अपॉइंट किया है, बैंक ने अपॉइंट किया है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने अपॉइंट किया है। तो डिबेंचर ट्रस्टी जो है कंपनी ने जो है डिबेंचर इशू, बैंक ने डिबेंचर होल्डर इशू डिबेंचर इशू करे, पैसा रेस करा, डिबेंचर होल्डर ने डिबेंचर जो है परचेस करे और पैसे दिए। अब क्या बोल रहे हैं, डिबेंचर ट्रस्टी अपॉइंटेड बाय बैंक, तो डिबेंचर ट्रस्टी है वो डिबेंचर के लिए काम करेगा, तो वो एक तरीके से क्या हो जाता है बैंक वालों के लिए सिक्योर क्रेडिटर, क्योंकि बैंक वालों को इनको ही तो पैसे देना है जो भी है बैंक ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, तो ऐसे केस में वो हो जाते हैं। तो अगर वो राइट टाइटल इंटरेस्ट होल्ड करते हैं, ठीक है, अगर वो होल्ड करते हैं राइट टाइटल इंटरेस्ट तो वो सिक्योर क्रेडिटर है। यह डिबेंचर ट्रस्टी अपॉइंटेड बाय बैंक ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, क्योंकि डिबेंचर ट्रस्टी अपॉइंटेड बाय बैंक ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। समझो डिबेंचर ट्रस्टी कैसे होगा सिक्योर क्रेडिटर भाई, अब तो डिबेंचर होल्डर को पैसे देने ना, तो डिबेंचर ट्रस्टी जो हो गए फाइनेंशियल क्रेडिटर हो गए। एआरसी वेदर एक्टिंग एज सच और मैनेजिंग ट्रस्ट सेटअप बाय एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी फॉर सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन, तो एआरसी हो गए, तो बैंक हो गया, एआरसी हो गया। यह डिबेंचर ट्रस्टी रजिस्टर विद द बोर्ड अपॉइंटेड बाय एनी कंपनी, तो रजिस्टर्ड है बोर्ड के साथ और अपॉइंट करा है कंपनी ने फॉर सिक्योर डेब्ट सिक्योरिटीज। तो डिबेंचर ट्रस्टी अपॉइंटेड बाय बैंक, सेकंड में कवर है अपॉइंटेड बाय कंपनी, पर वो रजिस्टर्ड होना चाहिए विद बैंक विद बोर्ड। ठीक है, तो डिबेंचर ट्रस्टी अपॉइंटेड बाय बैंक और कंपनी वो भी हो गए सिक्योर क्रेडिटर। और एनी अदर ट्रस्टी होल्डिंग सिक्योरिटी ऑन बिहाफ ऑफ बैंक, जो कोई ट्रस्टी है जो सिक्योरिटीज होल्ड कर रहा है बैंक के बिहाफ पे, इन हुज फेवर सिक्योरिटी इंटरेस्ट इज क्रिएटेड बाय बोरोवर, तो जो बोरोवर है जो बैंक के बोरोवर है उन्होंने उसके जैसे कंपनी देख लो ना, उन्होंने ना जो है बोरो करे और इनके फेवर में ही जो है सिक्योरिटी कर दी, तो ये सिक्योर क्रेडिटर है। ठीक है, और डिबेंचर ट्रस्टी जो है सिक्योर क्रेडिटर में आते हैं। तो डिबेंचर ट्रस्टी क्या है, अपॉइंटेड बाय बैंक, बैंक खुद अपॉइंट कर रहा है और इनके फेवर में सिक्योरिटीज कर दी, रजिस्टर्ड बाय बोर्ड होने चाहिए। ठीक है, ट्रस्टी करता है होल्ड सिक्योरिटी ऑन बिहाफ ऑफ बैंक ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के बिहाफ पे ये सिक्योरिटीज होल्ड करते हैं, गड़बड़ करी ये सिक्योरिटीज रिडीम करवा लेंगे। ट्रस्टी के फेवर में सिक्योरिटी इंटरेस्ट क्रिएट होता है फॉर ड्यू रिपेमेंट। ठीक है, अब जो को फिर
क्या है कि अनलाइक एनबीएफसी फॉर विच थ्रेशोल्ड ऑफ असेट 500 करोड़ इज पुट फॉर एप्लीकेबिलिटी ऑफ द सरफाइजी, देयर इज नो सच लिमिट फॉर डिवेंचर होल्डर। समझो, एनबीएफसी जो है सरफाइजी, देखो सरफाइजी कब सिक्योरिटाइजेशन की बात कब आती है, ठीक है, जब एनबीएफसी 500 करोड़ या उससे ज़्यादा हो, पर डिवेंचर होल्डर की कोई लिमिट नहीं है सरफाइजी की। मतलब डिवेंचर होल्डर जो है वो 1 रुपये पे भी जो है अपने सिक्योरिटाइजेशन कर सकते हैं, या अपन बोल सकते हैं कि पैसे रिकवरी करवा सकते हैं। पर सरफाइजी जो है एनबीएफसी में जब 500 करोड़ से ज़्यादा का एसेट है तो वो सरफाइजी की एप्लीकेबिलिटी आती है। अब देखो, अगर हम बात करें तो कि ठीक है, तो उसका रिकॉर्ड्स क्या है, उसका रिकॉर्ड्स है सरफाइजी का। तो भाई 500 करोड़ से ज़्यादा का टर्नओवर होना चाहिए, असेट होना चाहिए, असेट, ठीक है, और अनसिक्योर्ड पे तो नहीं लगता है, यही है 500 करोड़। तो एक तो हो गया है भैया कि बैंक ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिसने टेंजिबल इंटेंजिबल ये है होल्ड करके रखा है। तो हम डेटर के एंगल से देखें तो बैंक जो है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, बैंक जो है सिक्योर्ड क्रेडिटर है, क्योंकि उन्होंने अपने असेट दे दिए, ठीक है, उन्होंने असेट दे दिए, वो जो होल्ड करे राइट टाइटल इंटरेस्ट। बैंक ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के एंगल से देखो यार, पैसे जो डिवेंचर होल्डर के रिस्पेक्ट में रेस कर रहे हैं, तो वो रेस कर रहे हैं, तो फिर भैया डिवेंचर ट्रस्टी है अपॉइंटेड बाय बैंक और अपॉइंटेड बाय कंपनी, पर ये जो है वो बोर्ड से रजिस्टर्ड होने चाहिए, ठीक है, ठीक है, तो वो जो है बोर्ड से रजिस्टर्ड होना चाहिए और अपॉइंटेड बाय बैंक और कंपनी और एआरसी, ठीक है, ठीक है, ये अपन ने पढ़ लिया। चलो, ये अपन ने देख लिया है। अब इधर जो है इनके पास रिकोर्स है, क्योंकि ये डिवेंचर होल्डर है ना, ये डिवेंचर ट्रस्टी, और डिवेंचर ट्रस्टी बोल रहे हैं कि हमारे पास तो कोई लिमिट ही नहीं है, नो लिमिट। तो इजी सा क्वेश्चन था ये, कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, आरएसटी इज अ सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन कंपनी अंडर सरफेस सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ग्रांटेड टू इट। इनको सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन दिया था, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन को ग्रांट किया था, वो कैंसिल हो गया। तो भाई ये एआरसी है जिनको सर्टिफिकेट ग्रांट किया था, और इनको जो सर्टिफिकेट, देखो अब एआरसी क्या होता है कि एप्लीकेशन देती है आरबीआई को, तो थोड़ा सा अपन कॉन्टेक्स्ट समझते हैं। ये एप्लीकेशन देती है आरबीआई को, अब ये आरबीआई इनकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करता है या रिजेक्ट करता है, ठीक है, और रिजेक्ट तब करता है जब तुम कंडीशन पूरी नहीं करते हो, फुलफिल नहीं करते हो। तो ये सर्टिफिकेट वो है, अब इधर ग्रांटेड टू इट व्हाट्स कैंसल्ड, तो सर्टिफिकेट इधर तो ग्रांटेड था, इधर रिजेक्ट नहीं करा था, इधर रिजेक्ट नहीं करा था। मैं तो तुमको ये बता रहा हूँ कि आरबीआई एक्सेप्ट करेगी या रिजेक्ट करेगी, और रिजेक्ट करेगी जब तुम कंडीशन पूरी नहीं करोगे सेक्शन 3 की। कंडीशन क्या है सेक्शन 3 की, कि सबसे पहले तो तुम रजिस्ट्रेशन कराओ, ठीक है, 3(1) के अंदर। तो 3(1) के अंदर कंडीशन क्या है कि रजिस्ट्रेशन कराओ, ठीक है, रजिस्ट्रेशन कराओ। तो 3(3) की कंडीशन पूरी कर दोगे तो तुम रजिस्ट्रेशन करवा लोगे, ठीक है, और नेट ऑन फंड 100 करोड़ से ज़्यादा का होना चाहिए, एआरसी है। तो ये दोनों जब पूरी होती है तो रजिस्ट्रेशन की कंडीशन पूरी करो, फिर एप्लीकेशन देंगे, फिर तुम्हारी एक्सेप्ट करेंगे या रिजेक्ट करेंगे, ठीक है। तो रिजेक्ट नहीं करेंगे ना, अगर तुम रजिस्ट्रेशन की कंडीशन पूरी कर दो, नेट ऑन फंड होना चाहिए तुम्हारा 100 करोड़ से ज़्यादा, एप्लीकेशन कर देंगे, ठीक है। अब सर्टिफिकेट ग्रांट करेंगे तो तुमको 3 की कंडीशन पूरी करनी है। तो 3(1) की रजिस्ट्रेशन की कंडीशन, नेट ऑन फंड 100 करोड़ से ज़्यादा, एप्लीकेशन ग्रांट करी, एक्सेप्ट कर दिए, और जो है सर्टिफिकेट के साथ 3(3) की कंडीशन देगी, ठीक है। अगर कंडीशन पूरी नहीं करी तो तुमको कैंसिल कर देंगे। अब बात यह है कि सर्टिफिकेट जो ग्रांट किया था इनको कैंसिल कर दिया। अब कैंसिलेशन ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, तो एज पर सेक्शन 4 ऑथोरिटी विच कैन कैंसिल सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इज द आरबीआई। तो कैंसिल कौन करता है, आरबीआई कैंसिल करता है, ठीक है। तो वही पूछ रहे हैं, अथॉरिटी विच कैन कैंसिल, वो आरबीआई कैंसिल करती है, कोई ऐसा वैसा थोड़ी ना कैंसिल कर देगा। अगर हम बात करें तो आरबीआई कैंसिल कर देती है, ठीक है। जब रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देती है, राइट्स ऑफ आरएसटी अगेंस्ट कैंसिलेशन, और कैंसिलेशन के अगेंस्ट में राइट क्या है, ठीक है। तो अगर तुमको राइट ही चाहिए तो सबसे पहले अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो स्टेट द अथॉरिटी वी कैन कैंसिल द राइट। अथॉरिटी तो तुम्हारी है बाप आरबीआई, एंड द राइट ऑफ आरएसटी अगेंस्ट सच कैंसिलेशन, क्या राइट है, तुमको क्या चाहिए। आरएसटी लिमिटेड प्रेफर कर दे अपील टू सेंट्रल गवर्नमेंट, लो अपील कर दे सेंट्रल गवर्नमेंट को विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज। जैसे आरबीआई ने कैंसिल किया सब्जेक्ट टू सर्कमस्टेंसेस, ये रेमेडीज है, रेमेडी, ठीक है, ये रेमेडी है। तो एआरसी जो है 30 दिन के अंदर अपील कर दे सेंट्रल गवर्नमेंट को, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगा बिफोर रिजेक्टिंग द अपील, ठीक है।
अब वो एक्सेप्ट करेगा और रिजेक्ट करेगा, और बिफोर रिजेक्टिंग जो है अपॉर्चुनिटी बीइंग हर्ड देगा। ये कर ली उन्होंने बात ज़बरदस्ती की, ठीक है, ये तो कुछ खास था नहीं। अगर हम समझे, देखो कंडीशंस फॉर कैरिंग ऑन बिजनेस कैरी करना है तो क्या है, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑब्टेन कर लो, प्लीज़ रजिस्ट्रेशन ऑब्टेन कर लो। पहली कंडीशन तो यही है, पहली कंडीशन ये है कि रजिस्ट्रेशन ऑब्टेन कर लो। दूसरी कंडीशन ये है कि नेट ऑन फंड जो है 2 करोड़ नहीं है, वो 100 करोड़ है। नेट ऑन फंड एटलीस्ट 100 करोड़ का होना चाहिए, ठीक है। ये पहली कंडीशन है। ये 3-1 का ए और बी, तो ये 3 का 1 है, इसका ए भी है और जिसका अपना बी भी है, ठीक है। अब जो है बकायदा फॉर्म एंड मैनर ऑफ मेकिंग एप्लीकेशन, तो 3-2 में देके रखा है। एप्लीकेशन 3-2 के अंदर दे रहे हो, तो एप्लीकेशन लो, ये 3-2 के अंदर एप्लीकेशन दी। अब कंडीशन फॉर ग्रांट ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन तब देंगे जब, ठीक है, कंडीशन फॉर ग्रांट ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, तो 3-3 की कंडीशन पूरी करो, ठीक है। तो रिजर्व बैंक शेल कंसीडर द एप्लीकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ ARC, तो वो जो एप्लीकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन है ऑफ ARC, द रिजर्व बैंक में कैरी आउट द इंस्पेक्शन ऑफ बुक्स एंड रिकॉर्ड्स ऑफ द कंपनी। तो क्या बोल रहे हैं कि कंडीशन फॉर ग्रांट ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, द RBI शेल कंसीडर एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन, तो एप्लीकेशन को कंसीडर करेगी फॉर ARC मेड टू इट। द रिजर्व बैंक में कैरी आउट एन इंस्पेक्शन, तो रिजर्व बैंक जो है मे कैरी आउट इंस्पेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स एंड बुक्स ऑफ सच कंपनी। तो RBI शेल कंसीडर द एप्लीकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, वो कंसीडर करेगी रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन को, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन को, जैसे भाई ARC बोल रहा है रजिस्ट्रेशन का, ठीक है, कंसीडर करा। द RBI में कैरी आउट एन इंस्पेक्शन ऑफ बुक्स एंड रिकॉर्ड्स ऑफ अ कंपनी, तो फिर कैरी आउट करेगी इंस्पेक्शन ऑफ बुक्स एंड रिकॉर्ड ऑफ सच कंपनी बिफोर ग्रांटिंग सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड सेटिस्फाई। इंस्पेक्शन करेगी और अपने आप को सेटिस्फाई करेगी, ये 3-3 बोलता है, ठीक है, ओके। तो भैया आपको सबसे पहले RBI अपने आप को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। सेटिस्फाई इटसेल्फ दैट कंपनी हैज नॉट इंकर्ड लॉस फॉर 3 फाइनेंशियल ईयर। अब देखो, तो सिंपल सी बात है, अगर हम देखें तो क्या करेगा, तो यही पूछ रहे शायद तक सर्कमस्टेंसेस, नहीं, ये पूछ रहे स्टेट द सर्कमस्टेंसेस विच में कैंसिल द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। ओके, एक तो होता है सर्कमस्टेंसेस जिस पे ग्रांट है और सर्कमस्टेंसेस जिस पे कैंसिल है, ठीक है। कंडीशन फॉर ग्रांट ऑफ सर्टिफिकेट, तो अगर हम देखें रेफरिंग टू द प्रोविजंस ऑफ सिक्योरिटाइजेशन सरफेसी स्टेट द सर्कमस्टेंसेस अंडर विच RBI में कैंसिल, ठीक है। तो ये अपन ने पढ़ लिया, पर ग्रांटिंग का तो देख ले, ग्रांट वाले ईजी है कि सच कंपनी नो लॉस इन 3 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। तो भैया अगर हम ARC को ही ग्रांट करें ना, ठीक है, तो कोई लॉस नहीं होना चाहिए इन प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर, तो कोई लॉस नहीं हो प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर। सच कंपनी हैविंग एडिक्वेट अरेंजमेंट फॉर रियलाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट। तो देखो ARC क्या करती है, जो है फाइनेंशियल एसेट लेती है और उसको रियलाइज़ कराती है, क्वालिफाइड बायर से पैसा उठाती है, जो भी है यही चलता है। तो रियलाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट का अरेंजमेंट होना चाहिए, मतलब सिंपल से आते हैं, रियलाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट का अरेंजमेंट होना चाहिए। द डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी हैव एडिक्वेट प्रोफेशनल एक्सपीरियंस इन द मैटर ऑफ फाइनेंशियल सिक्योरिटाइजेशन। तो डायरेक्टर को जो है सबसे पहले एडिक्वेट प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होना चाहिए, कोई कन्विक्टेड नहीं हो फॉर एन ऑफेंस। तो अपने डायरेक्टर ऑफ द कंपनी जो है, तो एडुकेट प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होना चाहिए, कन्विक्टेड नहीं हो फॉर एन ऑफेंस इनवॉल्व मॉरल टर्पिट्यूड। स्पॉन्सर भी जो ARC का वो फिट एंड प्रॉपर पर्सन होना चाहिए। तो डायरेक्टर भी जो क्वालिफाइड होना चाहिए, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होना चाहिए, स्पॉन्सर भी अपना फिट एंड प्रॉपर पर्सन होना चाहिए इन अकॉर्डिंग विद द क्राइटेरिया स्पेसिफाइड। और क्राइटेरिया क्या है, स्पॉन्सर होल्ड करे एटलीस्ट 10% ऑफ पेड अप कैपिटल, 10% स्पॉन्सर होल्ड करे पेड अप कैपिटल, दैट सच कंपनी हैज कंप्लाइड विद और इन अ पोजीशन टू कंप्लाई विद द प्रूडेंशियल नॉर्म्स। और उस पर्सन को जो है कंप्लाई करने हैं प्रूडेंशियल नॉर्म्स। तो देखो अगर हम बात करें रियलाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट का अरेंजमेंट होना चाहिए, 2 है, कोई डायरेक्टर और कन्विक्टेड नहीं हो फॉर एन ऑफेंस, डायरेक्टर भी जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होना चाहिए, सिक्योरिटाइजेशन एसेट रिकंस्ट्रक्शन फाइनेंस का, ठीक है। तो अगर हम बात करें और ठीक है, ऐसे देख लेते हैं कि भैया रियलाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट का अरेंजमेंट होना चाहिए, साथ ही साथ जो है अगर हम बात करें प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होना चाहिए डायरेक्टर को, कन्विक्टेड नहीं हो फॉर एनी ऑफेंस, और एबिलिटी टू पे रिटर्न्स। एबिलिटी टू पे रिटर्न्स, जब आप क्वालिफाइड बायर से पैसा उठाओगे तो एबिलिटी टू पे रिटर्न्स,
तो मतलब कि सिंपल से बात है, आपको रियलाइज़ करवाने हैं पैसे, ठीक है, इधर ही उन्होंने बोल दिया कि आपको रियलाइज़ करवाने हैं पैसे, अरेंजमेंट हो, साथ ही साथ जो है एबिलिटी टू पे रिटर्न्स, तो रियलाइजेशन करवाना है, ठीक है, और एबिलिटी टू पे रिटर्न्स ये भी होना चाहिए। कंप्लाई विद द प्रूडेंशियल नॉर्म्स, इनको प्रूडेंशियल नॉर्म्स का भी कंप्लायंस करना है, ठीक है, एआरसी को प्रूडेंशियल नॉर्म्स का भी कंप्लायंस करना है। डायरेक्टर स्पॉन्सर जो है वो भी कन्विक्टेड नहीं हो फॉरेन ऑफेंस, स्पॉन्सर भी होल्ड कर रहा है एटलीस्ट 10% ऑफ पेड अप कैपिटल, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होना चाहिए सिक्योरिटी एसेट रिकंस्ट्रक्शन में, तब जाके ग्रांट कर देंगे। स्पॉन्सर मतलब कि जो एटलीस्ट 10% ऑफ पेड अप इक्विटी कैपिटल होल्ड कर रहा है, पेड अप कैपिटल इक्विटी वाला, पेड अप कैपिटल इक्विटी। चलो ये अपने बात कर दी, तो मैंने देख लिया कि कोई लॉस नहीं हो, ठीक है, तो पुरानी बात करें तो ज़ीरो, कोई लॉस नहीं हो, फाइनेंशियल एसेट रियलाइज करवाने का अरेंजमेंट हो, एबिलिटी टू पे रिटर्न्स और रिडीम कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट। डायरेक्टर, ठीक है, एआरसी का डायरेक्टर नॉट कन्विक्टेड बाय ऑफेंस, स्पॉन्सर भी, डायरेक्टर भी क्वालिफाइड एक्सपीरियंस है, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है, स्पॉन्सर भी होल्ड कर रहा है एटलीस्ट 10% ऑफ पेड अप कैपिटल, ये अपन ने बात कर ली। अब सर्कमस्टेंसेस की किस सर्कमस्टेंसेस पर रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाता है, ये तो अपन इधर ही पढ़ रहे हैं। तो ग्राउंड्स है जिसको अपन बोल सकते हैं ग्राउंड्स, जिस ग्राउंड पे कैंसिल हो रहा है, तो ये भी देखो समझो, ये क्या है, वन सेकेंड, ओ माय गॉड, ये व्हाट हैपेंड टू दिस, चलो करें, ठीक है, चलो अब सर्कमस्टेंसेस वेयर रजिस्ट्रेशन कैंसिल, तो किस किस सर्कमस्टेंस रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा, तो सीज टू कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ सिक्योरिटाइजेशन एसेट रिकंस्ट्रक्शन, तो जो एसेट रिकंस्ट्रक्शन है, तो या तो आप सीज कर रहे हो, तो सीज टू कैरी आउट, पहला एआरसी से सीज कर रहे हो, या आपने 3(1) की कंडीशन से कंप्लाई नहीं करी, या तो तुमने देखो तुम कर भी रहे होंगे, अब तुम नहीं कैरी कर रहे, या तुमने फेलियर टू कंप्लाई 3(1) कंडीशन या फेलियर टू कंप्लाई 3(3) कंडीशन, ये तो बहुत सिंपल है, ठीक है, तो जिस कंडीशन पे तुमको सर्टिफिकेट ग्रांट हुआ था, जो भी है तुमने 3(3) की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करी, तुमने 3(1) की कंडीशन कंप्लाई नहीं करी, तुम बिजनेस ही सीज कर रहे हो। फोर्थ क्या है, ठीक है, सीज टू होल्ड इन्वेस्टमेंट फ्रॉम क्वालिफाइड बायर, तुम क्वालिफाइड बायर से इन्वेस्टमेंट ही होल्ड नहीं कर रहे हो, तो आप समझो क्या बोल रहे हैं। सीज टू कैरी ऑन बिजनेस कॉन्ट्रीब्यूशन, C1 का कंप्लाई नहीं कर रहे हो, सीज टू रिसीव और होल्ड इन्वेस्टमेंट फ्रॉम क्वालिफाइड बायर, ठीक है, 3(1) का कंप्लायंस है, सीज टू होल्ड इन्वेस्टमेंट फ्रॉम क्वालिफाइड बायर, सीज टू कंप्लाई विद द प्रोविजंस ऑफ 3(1), सीज टू कैरी ऑन द बिजनेस, फेलियर टू कंप्लाई 3(1), फेलियर टू कंप्लाई 3(3), सीज टू होल्ड इन्वेस्टमेंट फ्रॉम क्वालिफाइड बायर। अब तुम आरबीआई के डायरेक्शन फॉलो नहीं कर रहे हो, डायरेक्शन किसके हैं, डायरेक्शन ऑफ आरबीआई, डायरेक्शन ऑफ मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट, तुमको बुक्स ऑफ अकाउंट फर्निश करनी चाहिए, रिटर्न जो भी फर्निश करने चाहिए, तो ये सब चीज़ें तुम फर्निश ही नहीं कर रहे हो, तुम कंप्लाई नहीं कर रहे हो। डायरेक्शन फॉर मेंटेनेंस अगर हम देखें, डायरेक्शन इशू बाय आरबीआई, ठीक है, मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट इन अकॉर्डेंस विद द रिक्वायरमेंट ऑफ एनी लॉ और एनी डायरेक्शन और ऑर्डर इशू बाय आरबीआई, तो डायरेक्शन ऑफ आरबीआई इन रिस्पेक्ट ऑफ मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट, ठीक है, बुक्स ऑफ अकाउंट फर्निश नहीं कर रहे हो, सबमिट और ऑफर फॉर इंस्पेक्शन इट्स बुक्स ऑफ अकाउंट एंड अदर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट, तो सबमिट और ऑफर फॉर इंस्पेक्शन इट्स बुक्स ऑफ अकाउंट, तो सबमिट और ऑफर फॉर इंस्पेक्शन इट्स बुक, फेल टू सबमिट, ओके, तुम सबमिट ही नहीं कर रहे हो, तो अपन ने क्या पढ़ा, फेल टू सबमिट, तो फेल टू कंप्लाई विद द डायरेक्शन इशू बाय आरबीआई, कि आरबीआई ने जो डायरेक्शन इशू करे थे तुमने वो कंप्लाई नहीं करे, ठीक है, सीज टू होल्ड बिजनेस, ओके, हाँ ठीक है, सॉरी, मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट नहीं कर रहे हो, बुक्स ऑफ अकाउंट फर्निश नहीं कर रहे हो, फॉर इंस्पेक्शन बुक्स ऑफ अकाउंट फर्निश नहीं कर रहे हो, बुक्स ऑफ अकाउंट फर्निश नहीं कर रहे हो, ठीक है, फॉर इंस्पेक्शन बुक्स ऑफ अकाउंट फर्निश नहीं कर रहे हो, ऑब्टेन प्रायर अप्रूवल रिजर्व बैंक इन सिचुएशन स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 3 फॉर सब्सटेंशियल चेंज इन मैनेजमेंट, चेंज इन लोकेशन, फेल टू ऑब्टेन प्रायर अप्रूवल, और इनफैक्ट तुमने अप्रूवल भी नहीं ली, आपने अप्रूवल भी नहीं ली व्हेन चेंज इन द मैनेजमेंट लोकेशन और नेम, तो चेंज कर रहे हो मैनेजमेंट, तो मान लो मतलब एम से मैनेजमेंट था, एम ए से, एन से नेम था, ठीक है, और
एल से लोकेशन था, तो चेंज इन द मैनेजमेंट नेम और लोकेशन। अगर हम बात करें तो भैया आपने सीज टू कैरी ऑन द बिजनेस, सीज टू कंप्लाई विद 3(1), आपने 3(3) को कंप्लाई नहीं करा। आपने जो है क्वालिफाइड बायर का एक क्वेश्चन था, क्या था, सीज टू रिसीव और होल्ड एनी इन्वेस्टमेंट फ्रॉम क्वालिफाइड बायर, सीज टू रिसीव और होल्ड एनी इन्वेस्टमेंट, आपको इन्वेस्टमेंट ही रिसीव नहीं हो रहा है क्वालिफाइड बायर से, ठीक है। डायरेक्शन बुक्स ऑफ अकाउंट के इसमें फॉलो नहीं कर रहे हो, आप बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं कर रहे हो, बुक्स ऑफ अकाउंट फर्निश नहीं कर रहे हो, अप्रूवल नहीं ले रहे हो व्हेन चेंज इन मैनेजमेंट लोकेशन और नेम जो भी है, ये सब चीज़ें हैं, तो इस केस में जो है कैंसिल हो जाएगा। इस पे क्वेश्चन था। अब अपॉर्चुनिटी ऑफ बिंगर देंगे, अपॉर्चुनिटी ऑफ बिंगर नहीं देंगे इफ डिले इन कैंसिलिंग प्री जुडिशियल टू पब्लिक इंटरेस्ट। उसको लग रहा है कि कभी मैंने डिले कर गया ना कैंसिल करने में, तो प्री जुडिशियल टू पब्लिक इंटरेस्ट है, तो ऐसे केस में जो है अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड भी नहीं देंगे, तो अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड भी नहीं देंगे, ठीक है। अब नो कैंसिलेशन और रिजेक्शन अंटिल एआरसी पे द इंटायर इन्वेस्टमेंट, कोई कैंसिलेशन और रिजेक्शन नहीं होगा अंटिल एआरसी पे इंटायर इन्वेस्टमेंट। अब देखो एआरसी अभी अच्छा खासा काम कर रही थी और एकदम से सीज वीज हो गई जो भी है, तो देखो जब तक एआरसी पे नहीं करे इंटायर इन्वेस्टमेंट और इंटरेस्ट जो भी है उसने जो भी गैदर करा है वो अगर पे नहीं करे, उस पर इंटरेस्ट पे नहीं करे क्वालिफाइड बायर को विद इन सच स्पेसिफाइड पीरियड, तब तक कोई कैंसिलेशन नहीं मानेंगे। मतलब क्वालिफाइड बायर को तो पूरा पैसा रिकवर करना ही है, ठीक है, उनको पूरा पैसा रिकवर करने का है। हाँ, अब ज़ेब्रा लिमिटेड फेल टू रिपे द अमाउंट बोरोड फ्रॉम जेन्युइन बैंक, तो ज़ेब्रा लिमिटेड फेल टू रिपे द अमाउंट बोरो, जो भी अमाउंट बोरो करके रखा है जेन्युइन बैंक से बोरो करके रखा है पैसा, तो फेल टू रिपे, तो जेन्युइन बैंक से बोरो करके रखा था, फेल टू रिपे विच इज होल्डिंग अ चार्ज ऑन ऑल द एसेट्स ऑफ द कंपनी, जो होल्ड कर रही है चार्ज ऑन ऑल द एसेट्स ऑफ द कंपनी। नाउ द बैंक वांट टू एक्वायर द फाइनेंशियल एसेट ऑफ ज़ेब्रा, इज द बैंक बाउंड टू गिव नोटिस ऑफ एक्विजिशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट टू द ऑब्लिगर, क्या बैंक को नोटिस देना चाहिए और फाइनेंशियल एसेट टू द ऑब्लिगर, ठीक है। ज़ेब्रा फेल टू पे द अमाउंट बोरो फ्रॉम जेन्युइन बैंक, ज़ेब्रा जो है फेल टू रिपे द अमाउंट बोरो फ्रॉम जेन्युइन बैंक, तो उसको पे नहीं कर पाई। अब पे नहीं कर पाई तो बैंक होल्ड कर रही थी चार्ज, तो ज़ेब्रा फेल टू पे द अमाउंट बोरो फ्रॉम जेन्युइन बैंक, अब वो जेन्युइन बैंक को पैसा नहीं पे कर पाई विच इज होल्डिंग अ चार्ज ऑन ऑल द एसेट ऑफ द कंपनी, तो ये समझो नाउ द बैंक वांट टू एक्वायर फाइनेंशियल एसेट, अब उसको फाइनेंशियल एसेट को एक्वायर करना है ज़ेब्रा की, एक्वायर द फाइनेंशियल एसेट ऑफ ज़ेब्रा, तो उसने क्या किया होगा, उसने एआरसी को भेज दिए होंगे फाइनेंशियल एसेट, ठीक है, ठीक है, बाउंड टू गिव नोटिस ऑफ एक्विजिशन फाइनेंशियल एसेट टू द ऑब्लिगर, वो ऑब्लिगर को उसने भेज दिया होगा, ठीक है। अब एक्वायर फाइनेंशियल एसेट तो उसने एआरसी को दे दिया होगा, क्या बैंक बाउंड है टू गिव नोटिस ऑफ एक्विजिशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट टू द ऑब्लिगर। अब मैं बोलता एक्विजिशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट बैंक तो करेगी नहीं, एक्विजिशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट तो एआरसी करेगा, तो क्या बैंक को जरूरी क्या नोटिस देना कि भैया जो एक्विजिशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट जो है वो ये ऑब्लिगर को नोटिस देना जरूरी है क्या, बैंक क्या बोरोवर को नोटिस दे कि यार ये जो एसेट है ना तेरी, इसको एक्वायर कर लिया है, किसने एक्वायर करा है, वो सामने वाले एआरसी ने एक्वायर करा है। स्टेट द प्रोविजन इन दिस रिगार्ड रेफरेंस टू सिक्योरिटाइजेशन एंड सरफराइजी के हिसाब से बताओ। अब देखो सेक्शन 6 क्या बोलता है, प्रोविजन रिलेटिंग टू नोटिस ऑफ ऑब्लिगर डिस्चार्ज ऑफ ऑब्लिगेशन। इसके पहले जो है हम ये समझते हैं, एक क्वेश्चन था कि भैया ग्रांट नहीं करा सर्टिफिकेट क्योंकि डायरेक्टर एंटर है रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन में, तो सिंपल से आपने तो ये पढ़ा है कि डायरेक्टर कन्विक्टेड नहीं हो फॉरेन ऑफेंस। अगर डायरेक्टर कन्विक्टेड नहीं है फॉरेन ऑफेंस और प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है और डायरेक्टर इज नॉट कन्विक्टेड फॉरेन ऑफेंस, स्पॉन्सर है अच्छा प्रॉपर, कोई लॉस नहीं है, रियलाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट का अरेंजमेंट है, एबिलिटी है कि वो रिटर्न्स पे कर सकता है और इंटरेस्ट पे कर सकता है और फाइनेंशियल एसेट को रियलाइज भी करवा सकता है, फिट एंड प्रॉपर पर्सन है एज पर दी आरबीआई, स्पॉन्सर जो है और डायरेक्टर भी जो है प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है, वो कोई कन्विक्टेड नहीं है तो चलेगा। डायरेक्टर रिलेटेड पार्टी में ट्रांजैक्शन में एंटर नहीं हुआ है, इसलिए रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन में एंटर हुआ है इसलिए ये है, तो ऐसा कोई कंडीशन नहीं है, ठीक है। चलो इधर हम बात करें सेक्शन 6 की, पर सेक्शन 6 की हम बात कर रहे हैं, इसके पहले बस यही है कि ये अपने को समझ में तो आ गया क्वेश्चन क्या है, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि क्या नोटिस देना पड़ेगा क्या इसको, कि इसने एक्वायर कर लिया है, ऑब्लिगर को नोटिस देना है क्या। सबसे पहले आरबीआई जब अपॉइंट करता है एआरसी को, या आरबीआई जब अप्रूव करता है एआरसी को, अब एआरसी में सब्सटेंशियल चेंज होता है, जैसे मान लो मैनेजमेंट नेम और रजिस्टर्ड ऑफिस,
रजिस्टर ऑफिस लोकेशन जो भी चेंज हो रहा है, तो मैनेजमेंट में चेंज हो रहा है तो डायरेक्टर एमडी सीईओ की बात कर रहा है, ये अर्रे छर्रों की बात नहीं कर रहा, ये डायरेक्टर एमडी और सीईओ की बात कर रहा है। ये अर्रे छर्रों की बात नहीं कर रहा है, डायरेक्टर एमडी सीईओ की बात कर रहा है, ये अर्रे छर्रों की बात नहीं कर रहा है। इसमें अगर मैनेजमेंट नेम और लोकेशन ये सब चेंज हो गया है, अब चेंज बाय वे, अब सब्सटेंशियल चेंज हुआ है ना, तो कैसे भी हो सकता है यार चेंज, ट्रांसफर ऑफ शेयर, ट्रांसफर ऑफ बिजनेस, एमलगमेशन, तो शेयर ट्रांसफर कर दिए, ठीक है, शेयर से ट्रांसफर कर दिए। मैनेजमेंट कैसे चेंज हो सकता है, शेयर ट्रांसफर कर दिए, ट्रांसफर ऑफ बिजनेस कर दिया, ठीक है। नेम चेंज हो रजिस्टर ऑफिस से समझ में आता है, मैनेजमेंट ऐसे चेंज हो सकता है, भैया बिजनेस ट्रांसफर कर दिया तो मैनेजमेंट चेंज हो गया, हमने वो अपना बिजनेस किसी दूसरे को दे दिया, मैनेजमेंट कोई दूसरा हो गया, एमलगमेशन हो गया, मैनेजमेंट कोई दूसरा हो गया, ठीक है। तो एमलगमेशन हो गया। स्पॉन्सरशिप, तो हम बात करें बिजनेस ट्रांसफर हो गया, बिजनेस ट्रांसफर हो गया, बिजनेस ट्रांसफर हो गया, बिजनेस ट्रांसफर हो गया, बिजनेस ही ट्रांसफर कर दिया, एमलगमेशन हो गया, ठीक है। तो बिजनेस ट्रांसफर हो गया, एमलगमेशन हो गया, शेयर ट्रांसफर कर दिया, स्पॉन्सरशिप अफेक्ट हो गई, अफेक्ट स्पॉन्सरशिप ऑफ ट्रांसफर ऑफ शेयर्स बाय ट्रांसफर ऑफ शेयर्स एंड ट्रांसफर ऑफ बिजनेस। तो ट्रांसफर ऑफ शेयर करा, ट्रांसफर ऑफ बिजनेस करा, विट अफेक्ट द स्पॉन्सरशिप, ट्रांसफर ऑफ शेयर और ट्रांसफर ऑफ बिजनेस करा तो अफेक्ट हो गई स्पॉन्सरशिप और जो है एमलगमेशन हो गया, ठीक है। तो ट्रांसफर ऑफ शेयर, बिजनेस, एमलगमेशन, तो अपन तो एसबीए बोलते थे, ट्रांसफर ऑफ शेयर, ठीक है। तो एसबीए वाला, ठीक है, शेयर, बिजनेस और एमलगमेशन, और शेयर और बिजनेस से जो है स्पॉन्सरशिप भी अफेक्ट हो गई। तो शाबाश करके अपन बोल सकते हैं शेयर, बिजनेस, एमलगमेशन, शेयर, बिजनेस, एमलगमेशन, और इससे जो है स्पॉन्सरशिप भी अफेक्ट हो गई है। तो अब क्या करें, इससे मैनेजमेंट चेंज हो सकता है, सब्सटेंशियल चेंज हो सकता है, सिंपल से बात है, सब्सटेंशियल चेंज हो सकता है, ठीक है, इसके हिसाब से। अब तो अपन आ जाते हैं वापस क्वेश्चन पे कि अब वो नोटिस के रिस्पेक्ट में क्या करें। सेक्शन 6 बोलता है इस पर कि भाई समझो, बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ठीक है, वो एक्वायर करता है एआरसी, उसके एसेट को एक्वायर करता है, तो नोटिस देने की जरूरत नहीं है, ऐसे में है, शैल नहीं है, दे भी सकता नहीं भी दे सकता, ठीक है। तो बैंक ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में इफ इट कंसिस्ट अप्रोप्रिएट गिव नोटिस ऑफ एक्विजिशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट बाय एआरसी टू द कंसर्न ऑब्लिगर एंड अदर पर्सन कंसर्न एंड टू द कंसर्न रजिस्टरिंग अथॉरिटी, ठीक है। रजिस्ट्रार या रजिस्ट्रिंग अथॉरिटी अपन बोल सकते हैं, 1 सेकेंड, तो रजिस्ट्रार है, रजिस्ट्रिंग अथॉरिटी है, उसको हम जो है कंसर्न ऑब्लिगर को अगर हम बात करें तो बैंक ऑफ फाइनेंशियल अप्रोप्रिएट गिव नोटिस ऑफ एक्विजिशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट, कि यार एक्विजिशन किया फाइनेंशियल एसेट का एआरसी ने, ऑब्लिगर को, कंसर्न पर्सन को, रजिस्ट्रिंग अथॉरिटी को, इंक्लूडिंग रजिस्ट्रार इन हुज जुरिसडिक्शन मॉर्टगेज चार्ज हाइपोथिकेशन असाइनमेंट और अदर इंटरेस्ट क्रिएटेड ऑन द फाइनेंशियल एसेट हैज बीन रजिस्टर्ड, जिसके जुरिसडिक्शन में तो ये रजिस्टर्ड है, ठीक है, कंसर्न पर्सन, ठीक है। तो टू द कंसर्न ऑब्लिगर, कंसर्न पर्सन और टू द कंसर्न रजिस्टरिंग अथॉरिटी, और ये रजिस्टरिंग अथॉरिटी ऐसी वैसी नहीं जिसके जुरिसडिक्शन में रजिस्टर्ड है, जिसके जुरिसडिक्शन में मॉर्टगेज चार्ज हाइपोथिकेशन असाइनमेंट, ठीक है, और अदर इंटरेस्ट जो क्रिएट करा था वो रजिस्टर्ड है, इसके ही तो जुरिसडिक्शन में रजिस्टर्ड है। तो बैंक ने क्या किया था, अरे भैया बोरोवर से जब पैसे लिए थे, बोरोवर को जब पैसे दिए थे तो सिक्योरिटी ली होगी, मॉर्टगेज ये सब हुआ होगा, तो इसके जुरिसडिक्शन में रजिस्टर्ड है, तो उनको बताना पड़ेगा कि देखो यार ये बोरोवर ने अपने को जो है सिक्योरिटी दी थी और इनके जुरिसडिक्शन में रजिस्टर्ड है, आपके जुरिसडिक्शन में ही रजिस्टर्ड है, ठीक है। अब ये जो है ना सिक्योरिटी, ये यहाँ से ले गया है, तो वेयर आर नोटिस ऑफ एक्विजिशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट इज गिवन बाय बैंक ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, क्या बोला है, देयर आर नोटिस ऑफ एक्विजिशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट, तो क्या बोल रहे हैं, देयर आर नोटिस ऑफ एक्विजिशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट, जब नोटिस ऑफ एक्विजिशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट जो है is given by bank or financial institution, the obligor or on receipt of such notice shall make payment to the concerned ARC। तो where are notice, देखो सिंपल से आता है, अगर नोटिस ऑफ एक्विजिशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट अगर बैंक ने दिया तो ऑब्लिगर ऑन रिसिप्ट ऑफ नोटिस, जैसे ही अगर नोटिस देते हैं तो पेमेंट जो है वो इनको कर देते हैं ARC को, तो पेमेंट है वो ARC को कर देते हैं इन डिस्चार्ज ऑफ एनी डेप्ट इन रिलेशन टू फाइनेंशियल एसेट। अब कोई नोटिस नहीं दिया है इन रिस्पेक्ट ऑफ बैंक ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, तो जो मनी है वो रिसीव करेगी बैंक, तो वो ट्रस्ट में होल्ड करेगी, मनी हेल्ड इन ट्रस्ट। इफ़ नोटिस गिवन तो पैसा इधर चले जाएगा, तो अगर इफ़ नोटिस गिवन तो चले जाएगा,
अगर इफ़ नोटिस नॉट गिवन तो इधर जाएगा, ये हेल्ड करेगी मनी ट्रस्ट में, ठीक है। तो बैंक इज़ नॉट बाउंड, तो बैंक वैसे बाउंड नहीं है, ठीक है। और इधर एज्यूम करके रखा है कि एआरसी ने एक्वायर करा है सिक्योर्ड एसेट, आंसर में डिफरेंट अजम्पशन इज टेकन, ठीक है। बैंक भी एक्वायर कर सकती है, इधर तो ये माना कि एआरसी ने एक्वायर किया। आंसर गिवन सजेस्ट आई सेड डिफरेंट एज पर द सजेस्टेड आंसर, जेन्युइन बैंक इज बाउंड टू गिव नोटिस टू द ज़ेब्रा। अच्छा, अब आईसीआई जो है वो डिफरेंट है, वो तो बोल रहे हैं कि भैया बाउंड है, आईसीआई ये बोल रहा है कि बाउंड है, तो अपन आईसीआई का फॉलो कर लेते हैं, ठीक है, बाउंड है। अब है इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट, ये क्या बोल रहे हैं, इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट में आप समझो, इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट है। अब न्यूली फॉर्म एआरसी, अब देखो एआरसी क्या करेगा, न्यूली, चलो ठीक है, चलो न्यूली फॉर्म एआरसी हैज एक्वायर्ड सिक्योर इंटरेस्ट, तो जो एआरसी थे ना उसने एक्वायर करा सिक्योर इंटरेस्ट ऑन फ्यू एसेट, वायर सिक्योर इंटरेस्ट एक्वायर कर लिया, ठीक है, ऑन फ्यू एसेट इन स्टील सेक्टर। अब स्टील इज अंडर गोइंग ए साइक्लिंग रिसेशन ड्यू टू ग्लोबल मेल्टडाउन, रॉ मटेरियल प्राइस बढ़ रहा है, मैनेजमेंट इज नाउ कंटेम्पलेटिंग वेरियस ऑप्शन थ्रू विच इट कैन रियलाइज द एसेट, कौन से मेजर से बाय विच एआरसी मैनेजमेंट कैन अंडर सरफेसी, तो किस मेजर से वो रियलाइज कर सकती है एसेट, ये अच्छा क्वेश्चन है कि मेजर्स कौन कौन से जहाँ से वो रियलाइज करवा सकते हैं एसेट को। देखो इसके पहले कुछ छोटे मोटे सेक्शन है कि ऐसे सिक्योरिटाइजेशन का और एसेट रिकंस्ट्रक्शन का बिजनेस कर सकता है, और अदर बिजनेस तो नहीं कर सकता पर अदर फंक्शन कर सकता है, जैसे कि उसके लिए प्रायर अप्रूवल लेनी पड़ेगी, ठीक है। देखो शॉर्ट टर्म फंड तो रेज करेगा नहीं, और फंड यू भी रेज नहीं करेगा, फिर वो सिर्फ वो क्वालिफाइड बाय से रेज करेगा फंड, वो भी काय के लिए, क्योंकि उनको पे करना है फाइनेंशियल असिस्टेंस, ठीक है। तो देखो अदर फंक्शन में क्या है, एजेंट बन सकता है और बैंक ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ठीक है। तो क्या बन सकता है, वो एजेंट बन सकता है बैंक ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का, काय के लिए एजेंट बन रहा है, फॉर रिकवरिंग ड्यूज। अच्छा, एसेट रिकंस्ट्रक्शन करता क्या है, रियलाइज ही तो करवाता है, तो बैंक बोल रहे हैं कि भाई मेरे ड्यूज भी नहीं दे रहा है, तो अपन बैंक को बोलेंगे कि यार दो, फॉर रिकवरिंग ड्यूज, पेमेंट ऑफ फीस, ठीक है। ये आर्म कर सकता है, एजेंट, रिसीवर, मैनेजर। रिसीवर इफ अपॉइंटेड बाय कोर्ट ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, तो रिसीवर बन सकता है, ठीक है, तो वो रिसीवर बन सकता है इफ अपॉइंटेड बाय कोर्ट ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो इधर अगर हम देखें, ठीक है, तो एसेट, रिसीवर, मैनेजमेंट बन सकता है, एजेंट बन सकता है, तो बैंक ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का क्या के लिए, भैया रिकवरी करनी फीस की, भैया रिकवरी ड्यूज ऑन पेमेंट ऑफ फीस, फॉर रिकवरिंग ड्यूज ऑन पेमेंट ऑफ फीस, ठीक है, तो ऑन रिकवरिंग ड्यूज। और रिसीवर भी है इफ अपॉइंटेड बाय कोर्ट ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने, तो रिसीवर भी बन सकता है, मैनेजर भी बन सकता है। बट ये है कि इफ इट नॉट नहीं बनेगा इफ इट राइज टू पिक्यूनियरी लाइबिलिटी, अगर ये पिक्यूनियरी लाइबिलिटी रेज हो रही है तो फिर तो ये नहीं कर पाएगा। सेक्शन 11 है रिजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट, सेटलमेंट। तो पार्टीज कौन है सेटलमेंट की पार्टीज, की बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एआरसी, क्वालिफाइड जो बायर है, जो भी है। डिस्प्यूट मैटर जो है सिक्योरिटाइजेशन के, एसेट रिकंस्ट्रक्शन के, नॉन पेमेंट ऑफ ड्यूज के, जो भी है इनके मैटर है वो सेटल कर सकते हैं इफ कंसेंट और राइटिंग में, तो सेटल कर सकते हैं। अगर ये कंसेंट है तो इनका राइटिंग जो ये सेटलमेंट आर्बिट्रेशन करवा सकते हैं। तो कोई भी सिक्योरिटाइजेशन का है, ठीक है, तो सिक्योरिटाइजेशन का है या एसेट रिकंस्ट्रक्शन का है, तो वो जो सरफाइज में SAR का जो रिस्पेक्ट में, नॉन पेमेंट ऑफ ड्यूज इसके रिस्पेक्ट में है, ठीक है। अब ARC को कंट्रोल करता है RBI, और ये होता है कि कुछ चीज़ें ये है कि RBI को अगर लग रहा है तो ARC को डायरेक्ट करके उससे स्टेटमेंट इन्फॉर्मेशन मंगवा सकती है बिजनेस अफेयर्स के रिस्पेक्ट में। RBI जो है इनफैक्ट जो स्टेटमेंट इन्फॉर्मेशन को समझ के इनका जो है ऑडिट और इंस्पेक्शन भी करवा सकते हैं, और इसकी ARC की ड्यूटी होगी कॉपरेट करना, बुक्स ऑफ अकाउंट प्रोड्यूस करना जब नेसेसरी हो। स्टेटमेंट इन्फॉर्मेशन तो मांग ली, ऑडिट और इंस्पेक्शन भी कर सकती है ARC का, बुक्स ऑफ अकाउंट प्रोड्यूस करना पड़ेगा, फर्निश करने पड़ेंगे डॉक्यूमेंट, ठीक है। और अगर कंक्लूड करते हैं कि बिजनेस डेट्रीमेंटल है, मैं तो भैया अभी तो मैं सिर्फ स्टेटमेंट और इन्फॉर्मेशन, अभी मैं सिर्फ स्टेटमेंट और इन्फॉर्मेशन ले रहा हूँ, ठीक है। तो अगर RBI जो है डायरेक्ट करा ARC को, ARC से स्टेटमेंट इन्फॉर्मेशन ली बिजनेस अफेयर्स के बारे में, अब मेरे को लग रहा है कि यार नहीं यार इंस्पेक्शन करना पड़ेगा, तो मैं जो है उसकी ड्यूटी कॉपरेट करना, बुक्स प्रोड्यूस करना, फर्निश डॉक्यूमेंट करना, और मैं कंक्लूड कर रहा हूँ कि बिजनेस डेट्रीमेंटल है, तो मैं चेयरमैन को रिमूव कर दूंगा, डायरेक्टर को रिमूव कर दूंगा, पर अपॉर्चुनिटी ऑफ भींगड़ को, और अपॉइंट कर दूंगा एडिशनल डायरेक्टर और ऑफिसर, ठीक है, जो ऑब्जर्व एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट करूंगा और ऑब्जर्व करूंगा या तो, ठीक है, और ऑब्जर्व और ऑफिसर्स ऑब्जर्व BODs वर्किंग, ठीक है, ये सब बोल के रखा है। एग्जाम्पशन फ्रॉम पेमेंट ऑफ स्टैम्प ड्यूटी, अगर डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट करे हैं बैंक ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने ARC के फेवर में,
तो स्टैम्प ड्यूटी नहीं लगती। अच्छा, डॉक्यूमेंट ARC के फेवर में एग्जीक्यूट करना पड़ता है तो स्टैम्प ड्यूटी नहीं लगती। तो एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट कर देंगे या ऑफिसर अपॉइंट कर देंगे फॉर ऑब्जर्विंग BOD इज वर्किंग, ठीक है। और रिमूव कर देंगे चेयरपर्सन और डायरेक्टर को, और अपॉइंट करेंगे एडिशनल डायरेक्टर ऑफिसर को अपॉइंट करेंगे जो ऑब्जर्व करेगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की वर्किंग को। पर चेयरमैन डायरेक्टर को रिमूव कर देंगे अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देके, क्योंकि हो सकता है ना वो बोल सकता है कि मेरे को पता नहीं था ना, मैं अवेयर नहीं था, ही हैविंग नो नॉलेज, क्या उसने ड्यू डिलीजेंस लगाया है, तो फिर वो बच जाएगा, ठीक है। ये सब चीज़ें हैं। पर इधर मेजर्स की बात करें और मेजर्स अवेलेबल टू ARC, मेजर्स क्या है, किस तरीके से वो जो है रिकवरी करवा सकता है, तो सेक्शन 9 बोलता है मेजर्स के रिस्पेक्ट में। इधर दिया हुआ है सेक्शन 9, ओके, ठीक है। तो अब समझो क्या बोल रहे हैं कि एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी में फॉर द पर्पस ऑफ एसेट रिकंस्ट्रक्शन के पर्पस के हैविंग रिगार्ड टू द गाइडलाइंस फ्रेम बाय RBI, रिगार्ड देते हुए जो गाइडलाइंस RBI ने फ्रेम करी इन दिस बिहाफ प्रोवाइड कर सकता है फॉर एनी वन और मोर फॉलोइंग मेजर। ये फॉलोइंग मेजर से ARC के, नेमली प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस ऑफ द बोरोवर बाय चेंज इन, देखो क्या बोल रहे हैं, सिंपल सी बात है कि भाई बिजनेस जा रहा है लो। क्वेश्चन क्या था, अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो वही स्टील सेक्टर के सिक्योरिटी एसेट लेकर रखे थे, और स्टील सेक्टर जो है रिसेशन में, तो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के लिए क्या है, तो सेक्शन 9 बोलता है ARC के लिए, तो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी में फॉर द पर्पस ऑफ एसेट रिकंस्ट्रक्शन हैविंग रिगार्ड टू द गाइडलाइन फ्रेम बाय द RBI क्या कर सकते हैं, मैनेजमेंट ऑफ द बोरोवर। अगर हम बात करें तो हम बोरोवर की बात करें ना, बोरोवर से तो हमने लिए है ना, बोरोवर की तो है सिक्योरिटी एसेट, तो बोरोवर का जो मैनेजमेंट है उसको चेंज कर दो या टेक ओवर कर लो, ठीक है। सेल लीज अ पार्ट और होल ऑफ द बिजनेस ऑफ बोरोवर, अच्छा मैनेजमेंट चेंज कर लो या तो असेट बेच दो, सेल लीज या पोजीशन ले लो, तो सेल लीज ऑफ अ पार्ट और होल ऑफ द बिजनेस ऑफ द बोरोवर, तो सेल कर दो या लीज पे चले जाओ, क्योंकि देखो सिक्योरिटी एसेट है ना, तो हम या तो सेल लीज कर सकते हैं, लीज कर सकते हैं पार्ट और होल ऑफ द बिजनेस ऑफ द बोरोवर, ठीक है। तो बोरोवर के बिजनेस को ही सेल या लीज पे ले जाओ। रीशेड्यूलमेंट ऑफ पेमेंट ऑफ डेप्ट, तो अपन ये बोल सकते हैं कि भाई तुम्हारा सेक्टर कम जा रहा है ना, एक तरीका ये है कि मैंने डेप्ट का रीशेड्यूलमेंट करा लिया, रीशेड्यूलमेंट ऑफ डेप्ट, इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। तो इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट, देखो सिंपल सी बात है, आपने बोरोवर का मैनेजमेंट चेंज किया, आप ठीक कर रहे हो बोरोवर को, सिंपल सी बात है। आप ये थोड़ी ना बोलोगे कि यार बोरोवर ने पे नहीं करा है तो हमेशा आप री इन्फोर्समेंट में चले जाओगे, आप पहले इसको ठीक करोगे, आप जो है सिंपल सी बात है आप मेजर्स लोगे, तो मेजर्स लोगे आप ले दे के, आप जो है ठीक करने के, बोरोवर का मैनेजमेंट चेंज कर दोगे या बोरोवर का कुछ एसेट चेंज करोगे या टेक ओवर कर लोगे, आप बोरोवर की एसेट को जो है ले लोगे, सेल और लीज पे ले जाओगे होल ऑफ द बिजनेस या टेक पोजीशन ऑफ सिक्योर्ड एसेट। तो सेल और लीज क्या बात करें, सेल और लीज कर दोगे बिजनेस, ठीक है, बिजनेस को सेल और लीज पे ले जाओगे और टेक पोजीशन कर दोगे एसेट का, ठीक है। तो हमने क्या किया भैया, सेल और लीज पे लेगा बिजनेस को, ठीक है। अगर हम बात करें तो हमने सेल और लीज कर दिया बिजनेस को, तो हम मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है, मैनेजमेंट की बात करें, बिजनेस जो है सेल और लीज पे कर सकते हैं, उसकी एसेट का टेक पोजीशन ऑफ एन एसेट, तो टेक पोजीशन सिक्योर्ड एसेट इन अकॉर्डिंग विद द प्रोविजन, टेक पोजीशन ले सकते हैं, ठीक है। जो भी और चीज़ें हो उसका पोजीशन ले सकते हैं, उसकी इन्फोर्समेंट री इन्फोर्समेंट, तो ठीक है, बिजनेस मैनेजमेंट चेंज करिए, बिजनेस को हम सेल कर सकते हैं, एसेट को जो है हम पोजीशन ले सकते हैं, जो एसेट मेरे पास ऑलरेडी है उसको इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट करवा सकते हैं, ठीक है। हमने जो डेप्ट दे के रखे थे सामने वाले को, ठीक है, जो उसको वसूलना है, कन्वर्ट कर सकते हैं शेयर में, ठीक है, कन्वर्ट कर सकते हैं शेयर में, रीशेड्यूलमेंट कर सकते हैं, डेप्ट का कन्वर्ट कर दो या रीशेड्यूलमेंट कर दो, या तो ड्यूज का सेटलमेंट कर दो, या तो ठीक है सेटलमेंट ऑफ ड्यूज पेबल बाय द बोरोवर, ठीक है। तो RBI डिटरमाइन करती है पॉलिसी और ARC को फॉलो करना पड़ता है, तो ये सब चीज़ें हैं। तो अगर हम बात करें तो भाई, तो हमने मैनेजमेंट को चेंज करा, टेक ओवर कर दिया, जो है बोरोवर का बिजनेस को अगर हम बात करें तो सेल लीज या उसकी एसेट को हम जो है पोजीशन में ले लेंगे, ठीक है। जो भी एसेट है उसको ESI करवा देंगे, इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट। अब जो भी है रीशेड्यूलमेंट ऑफ डेप्ट कर देंगे। तो हमने मैनेजमेंट की बात करी, हमने जो है सेल और लीज कर देंगे, हमने पोजीशन ले लेंगे उसके एसेट का, हम जो है इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी करवा देंगे, कन्वर्जन ऑफ डेप्ट इनटू शेयर्स,
ठीक है, कन्वर्जन ऑफ डेप्ट इनटू शेयर्स और रीशेड्यूलमेंट ऑफ डेप्ट या सेटलमेंट ऑफ ड्यूज। तो कन्वर्जन ऑफ डेप्ट इनटू शेयर्स, शेयर्स में कन्वर्ट कर लो या सेटलमेंट ऑफ ड्यूज कर लो। ठीक है, तो ऐसा करते हुए पॉइंट्स थे हमने देख लिए। ब्रीफली द प्रोसीजर फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट, अब ये इंपॉर्टेंट है, प्रोसीजर फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट अगर हम बात करें तो फटाफट जो है ये देखते हैं। तो अगले 6 क्वेश्चन है जो हमको ध्यान रखने के हैं। ठीक है, अब एक्सप्लेन ब्रीफली द प्रोसीजर रिलेटिंग टू इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट। अब इन्फोर्समेंट सिक्योरिटी इंटरेस्ट का कैसे होता है? प्रोसीजर रिलेटिंग टू इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट कंटेन इन सेक्शन 13 एंड अकॉर्डिंगली सिक्योरिटी इंटरेस्ट क्रिएटेड इन फेवर ऑफ सिक्योर्ड क्रेडिटर मे बी इन्फोर्स। सिक्योरिटी इंटरेस्ट क्रिएट करा है ना इन द फेवर ऑफ सिक्योर्ड क्रेडिटर। ठीक है, कि आप मैं पैसा नहीं दूं, ये लो सिक्योरिटी इंटरेस्ट आपके फेवर में करके रखा है। ठीक है, मे बी इन्फो विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट। इनफैक्ट इसको इन्फोर्स भी करवा सकते हैं, इनफैक्ट इनको इन्फोर्स भी करवा सकते हैं। तो क्या लिखा हुआ है इसको, इट मे बी इन्फोर्स, तो इट मे बी इन्फो विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट, इसको इन्फोर्स करवा सकते हैं। ठीक है, तो ठीक है, इन्फोर्स करवा सकते हो विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट। कोई कोर्ट की जरूरत नहीं है, कोई ट्रिब्यूनल की जरूरत नहीं है। ठीक है, बाय सच क्रेडिटर इन अकॉर्डिंग विद द प्रोविजंस ऑफ द स्टेप क्या है? नोटिस आप इशू करोगे सबसे पहले बोरोवर को। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, आप नोटिस इशू करोगे, बोलोगे कि भैया पूरा जो है पेमेंट कर। वेयर एनी बोरोवर हु इज अंडर अ लायबिलिटी, बोरोवर ना अपने लायबिलिटी में है, उसको सिक्योर क्रेडिटर को पे करना है। और अगर उन्होंने डिफॉल्ट किया, वेयर ए बोरोवर हु इज अंडर लायबिलिटी टू अ सिक्योर क्रेडिटर अंडर सिक्योरिटी एग्रीमेंट मेक्स एनी डिफॉल्ट, उसने डिफॉल्ट किया है, सिंपल से डिफॉल्ट इसने किया है इन पेमेंट ऑफ सिक्योर डेप्ट और एनी इंस्टॉलमेंट देयर ऑफ एंड हिज अकाउंट इन रिस्पेक्ट ऑफ सच डेप्ट हैज बीन क्लासिफाइड एज एनपीए। अरे ऐसे थोड़ी ना नोटिस देंगे यार, समझो एट द रेट दे के रखा है। एट द रेट क्या है, नोटिस का कंटेंट है, पर अगर आप समझो कि ये सिचुएशन अट्रैक्टिव होगी। ठीक है, क्या बोला है, इफ बोरोवर इफ डिफॉल्ट जो है उसने पेमेंट करना है लाइबिलिटी में डिफॉल्ट कर दिया है, वो सच अकाउंट एनपीए जैसे क्लासिफाई हो गया। और एनपीए क्या होता है कि उसने फंड रेज करा है थ्रू डेप्ट सिक्योरिटीज। ठीक है, ये एनपीए। ठीक है, तो क्या होता है, फंड रेज करे थ्रू डेप्ट सिक्योरिटीज। और ठीक है, तो अगर जो है अगर हम समझे तो डिफॉल्ट बाय बोरोवर ऑफ एनी लाइबिलिटी एंड सच अकाउंट इज क्लासिफाइड एज एनपीए। ठीक है, तो डिफॉल्ट इन रिपेमेंट सिक्योर्ड डेप्ट और इंस्टॉलमेंट देयर ऑफ जो भी है एंड इस अकाउंट इज क्लासिफाइड एज एनपीए, उसका अकाउंट एनपीए जैसे क्लासिफाई हो गया, देन द सिक्योर्ड क्रेडिटर में एक्वायर्ड द बोरोवर बाय नोटिस इन राइटिंग टू डिस्चार्ज। सिक्योर्ड क्रेडिटर में रिक्वायर कर सकता है बोरोवर को बाय नोटिस इन राइटिंग टू डिस्चार्ज द डेप्ट इन फुल। ठीक है, तो बोल सकता है, तो जो बोरोवर है, तो देन द सिक्योर्ड क्रेडिटर में रिक्वायर द बोरोवर को बोल सकता है कि आप राइटिंग में बाय नोटिस इन राइटिंग टू डिस्चार्ज इन फुल द लाइबिलिटी, हमारी लाइबिलिटी पे कर दे विद इन 60 डेज, 60 डेज में लाइबिलिटी पूरी पे कर दे। तो पे द लाइबिलिटी विद इन द 16 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ नोटिस। नोटिस हम दे रहे हैं, नोटिस के बाद नोटिस में पे कर दे, विच द सिक्योर्ड क्रेडिटर शैल बी इंटाइटल्ड टू एक्सरसाइज ऑल और एनी ऑफ द राइट्स कंसर्न्ड बाय द, तो फेलिंग विच सिक्योर्ड क्रेडिटर शैल बी इंटाइटल्ड टू एक्सरसाइज ऑल और एनी ऑफ द राइट कन्फर्ड बाय 13(4). और अगर सामने वाला अगर फेल हो गया है तो क्या लिखा है, विच मे रिक्वायर बोरोवर बाय नोटिस राइटिंग टू डिस्चार्ज इन फुल द लायबिलिटी टू सिक्योर्ड क्रेडिटर विद इन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ नोटिस। अब यार 60 दिन में पे करो। फेलिंग विच, अगर तुम फेल हो गए, फेलिंग विच द सिक्योर्ड क्रेडिटर शैल बी इंटाइटल्ड टू एक्सरसाइज ऑल और एनी ऑफ द राइट। अगर तुम फेल हो गए तो सिक्योर्ड क्रेडिटर शैल बी इंटाइटल्ड टू एक्सरसाइज ऑल और एनी ऑफ द राइट, तो वो सारे राइट जो है इंटाइटल कर सकेगा। अब समझो, नोटिस करेगा, वो बोलेगा लाइबिलिटी पूरी पेगा 60 डेज में, बोरोवर ना ऐसे को ऑब्जेक्ट नहीं कर सकता, नोटिस को ऑब्जेक्ट नहीं कर सकता। ठीक है, और नोटिस देने के बाद कोई भी सिक्योर्ड असेट तुम ट्रांसफर नहीं कर सकते विदाउट रिटर्न कंसेंट। वो अगर ज्वाइंट बोरोवर है तो सबको नोटिस जाएगा, और कोर्ट के पास तो तुम जा ही नहीं सकते सिक्योर्ड क्रेडिटर को प्रिवेंट करने के लिए, क्योंकि कोर्ट का तो भैया चाहिए ही नहीं, हस्तक्षेप ही नहीं चाहिए। ठीक है, समझे? तो अब क्या बोल रहा है, कंटेंट ऑफ द नोटिस, नोटिस शैल गिवन द कंटेंट कि देखो अमाउंट इतना पेबल है, बोरोवर को पूरी लाइबिलिटी पे करनी है 60 दिन में। अगर तुमने पे नहीं किया, अमाउंट इतना पेबल है, तुमको 60 दिन में पे करना है, तुमने पे नहीं किया तो 13(4) के राइट्स हम एक्सपायर कर लेंगे और सिक्योरिटीज इंटेंस टू बी इन्फोर्स, और सिक्योरिटी इन्फोर्समेंट करवा लेंगे। ठीक है, तुम्हारी सिक्योरिटी मेरे पास है, ठीक है, एक्सरसाइज कर देंगे। ये मेजर्स है, ये जो है मेजर्स है, और ये मेजर्स किसके हैं, असेट मैनेजमेंट कंपनी के लिए, सिक्योर्ड क्रेडिटर के। ये एएमसी के नहीं है भैया, ये सिक्योर्ड क्रेडिटर के, समझो। ठीक है,
कंसिडरेशन ऑफ बोरोवर रिप्रेजेंटेशन, अब ठीक है ना, बोरोवर रिप्रेजेंटेशन देगा तुमको नोटिस देना ना, रिप्रेजेंटेशन ऑब्जेक्शन जो भी देगा। इफ ऑन द रिसिप्ट ऑफ नोटिस बोरोवर मेक रिप्रेजेंटेशन देयर ऑब्जेक्शन, सिक्योर क्रेडिटर शैल कंसीडर सच रिप्रेजेंटेशन ऑब्जेक्शन एंड इफ सिक्योर क्रेडिटर कम्स टू द कंक्लूजन दैट जो रिप्रेजेंटेशन ऑब्जेक्शन इज नॉट एक्सेप्टेबल, ये एक्सेप्टेबल ही नहीं है जो तुमने रिप्रेजेंटेशन दिए है, और एक्सेप्टेबल भी नहीं है, तो कम्युनिकेट कर देगा 15 दिन में फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑब्जेक्शन द रीजंस ऑफ नॉन एक्सेप्टेंस, कि मैं तुम्हारे रीजन को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा हूँ, मेरे को एक्सेप्टेबल ही नहीं है, रीजन के साथ डीआरटी को बता दो। अब तुमने अगर जो है कम्युनिकेट कर दिया, सॉरी ये रीजन तुम कम्युनिकेट कर दोगे टू द बोरोवर, ठीक है, तो अब इसमें इंपॉर्टेंट है, तुम कम्युनिकेट कर दोगे रीजन टू द बोरोवर, ठीक है, कम्युनिकेट टू बोरोवर, तो इधर क्या बोला है, कम्युनिकेट कर दो टू बोरोवर, ठीक है, कि मैं तो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा रीजन, ठीक है, तो कम्युनिकेट कर दो इन 15 days टू द बोरोवर, ये लिखा है टू द बोरोवर। अब सिक्योर क्रेडिटर का राइट है टू रिकवर सिक्योर है, और अगर कभी कम्युनिकेट नहीं करा ऑफ रीजन देन रीजन सो कम्युनिकेट और लाइकली एक्शन कैंट इंटाइटल बोरोवर टू एप्लीकेशन टू डीआरटी। तो इफ कम्युनिकेट नहीं करा ऑफ रीजन, ठीक है, तो जो रीजन सो कम्युनिकेटेड और लाइकली एक्शन कांट इंटाइटल बोरोवर टू एप्लीकेशन टू डीआरटी, क्योंकि रिकमेंडेशन देना ये तो जरूरी तो है, ठीक है। अब समझो कि अगर उसने कभी कम्युनिकेशन नहीं दिया तो क्या होगा, अभी हम समझते हैं, और रीजन नॉट इफ नॉट कम्युनिकेशन ऑफ रीजन देन रीजन सो कम्युनिकेटेड और लाइकली एक्शन कैन नॉट इंटाइटल बोरोवर टू एप्लीकेशन टू डीआरटी, एप्लीकेशन डीआरटी को नहीं कर सकते। बोरोवर का देखो, सबसे पहले तो बोरोवर का सिक्योरिटी एग्रीमेंट में होना जरूरी नहीं है, ठीक है, बोरोवर तो कोर्ट पे जा भी नहीं सकता टू प्रिवेंट सिक्योर क्रेडिटर। सिक्योर क्रेडिटर का राइट है टू रिकवर हिज सिक्योर इफ द बोरोवर फेल टू डिस्चार्ज द लायबिलिटी इन फुल विद इन द अबव स्पेसिफाइड पीरियड। सिक्योर क्रेडिटर जो है उसने रिप्रेजेंटेशन दिया, जो भी दिया, हमने तो एक्सेप्ट भी नहीं किया, मे टेक रिकोर्स ऑफ टू एनी वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग मेजर, ये रिकोर्स ले लेगा भैया। अब ये जो है रिकोर्स ये बोल के रखा है क्या, वही है। रिकोर्स में क्या है, रिकोर्स की बात करें तो रिकोर्स में क्या है, टेक पोजीशन ऑफ द सिक्योर्ड एसेट ऑफ द बोरोवर इंक्लूडिंग राइट टू ट्रांसफर बाय वे ऑफ, तो पोजीशन ऑफ सिक्योर्ड एसेट ले लो उसकी सिक्योर्ड एसेट लो यार, ठीक है, पोजीशन ऑफ सिक्योर्ड एसेट, अभी तो सिक्योरिटी थी, अब पोजीशन ले लो सिक्योर्ड एसेट इंक्लूडिंग राइट टू ट्रांसफर बाय वे ऑफ लीज असाइनमेंट सेल फॉर रियलाइजिंग द सिक्योर्ड एसेट। तो टेक पोजीशन ऑफ सिक्योर्ड एसेट, तो सबसे पहले पोजीशन ले लो सिक्योर्ड एसेट की ऑफ द बोरोवर इंक्लूडिंग द राइट टू ट्रांसफर बाय वे ऑफ लीज असाइनमेंट और सेल, इंक्लूडिंग द राइट, पोजीशन ले लिया सिक्योर्ड एसेट का, पोजीशन ले लिया सिक्योर्ड एसेट ऑफ द बोरोवर, हमने पोजीशन ले लिया सिक्योर्ड एसेट ऑफ द बोरोवर, हमने बोरोवर का सिक्योर्ड एसेट का पोजीशन ले लिया, ठीक है, इंक्लूडिंग राइट टू ट्रांसफर बाय वे ऑफ लीज असाइनमेंट एंड सेल फॉर रियलाइजिंग द सिक्योर्ड एसेट, पोजीशन ले लिया सिक्योर्ड एसेट का ऑफ द बोरोवर इंक्लूडिंग राइट टू ट्रांसफर बाय वे ऑफ, हम इसको लीज पे भी ले सकते हैं, असाइनमेंट कर सकते हैं, हम सेल भी कर सकते हैं, तो कुछ होता ही नहीं बोलने वाला, वो रियलाइज भी कर सकते हैं, ठीक है, राइट टू ट्रांसफर असेट बाय वे ऑफ लीज असाइनमेंट और सेल, असाइनमेंट लीज राइट टू ट्रांसफर बाय वे ऑफ असाइनमेंट लीज और सेल फॉर रियलाइजिंग, ठीक है। अब टेक ओवर द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस, असेट को ले लिया, ठीक है, ऑल और एनी बोला है, ठीक है, ऑल और एनी, ऑल या एनी, ठीक है, तो ठीक है ये ले लिया, टेक ओवर ले लिया मैनेजमेंट का, टेक ओवर ऑफ मैनेजमेंट को टेक ओवर कर दिया, इंक्लूडिंग द राइट टू ट्रांसफर बाय वे ऑफ लीज असाइनमेंट एंड सेल ऑफ रियलाइजिंग द सिक्योर्ड एसेट, इंक्लूडिंग द राइट टू ट्रांसफर ऑफ रियलाइजिंग द सिक्योर्ड एसेट, टेक ओवर ले लिया मैनेजमेंट का, अपॉइंट करा है किसी दूसरे पर्सन को एज ए मैनेजर टू मैनेज द सिक्योर्ड एसेट, अपॉइंट करा है पर्सन को एज मैनेजर टू मैनेज असेट, क्या मैंने तुम्हारी असेट ले ली है, इंक्लूडिंग राइट टू ट्रांसफर बाय वे ऑफ असाइनमेंट लीज एंड सेल, ठीक है, फॉर रियलाइजिंग सेल और बाय वे ऑफ असाइनमेंट लीज और सेल फॉर रियलाइजिंग, ठीक है, असाइनमेंट लीज और सेल फॉर रियलाइजिंग सिक्योर्ड एसेट, और अपॉइंट कर दिया किसी मैनेजर को टू मैनेज एसेट, एंड रिक्वायर्ड एट एनी टाइम बाय नोटिस इन राइटिंग, रिक्वायर एट एनी टाइम बाय नोटिस इन राइटिंग एनी पर्सन। तो क्या बोल रहे हैं, अब क्या बोला है कि हमने एसेट ले ली,
मैनेजमेंट ले लिया, अपॉइंट करा मैनेजर को, क्या तू यार असेट मैनेज कर यार, एंड रिक्वायर्ड एट एनी टाइम बाय नोटिस इन राइटिंग एनी पर्सन हु हैज एक्वायर्ड एनी ऑफ द सिक्योर्ड असेट फ्रॉम द बोरोवर एंड फ्रॉम होम एनी मनी इज ड्यू। तो नोटिस देंगे हम थर्ड पर्सन को हु एक्वायर सिक्योर्ड असेट, एनी पर्सन हु हैज एक्वायर्ड द सिक्योर्ड असेट फ्रॉम द बोरोवर एंड फ्रॉम होम एनी मनी इज ड्यू। तो उसको थर्ड पर्सन को उससे ही लेना बचा है, सॉरी बोरोवर को उससे लेना, पैसे लेना बचा है। ठीक है, ठीक है, ये हो गया अपना टू पे द सिक्योर क्रेडिटर एंड सो मच मनी एज इज सफिशिएंट टू पे द सिक्योर डेट। अब सिक्योर क्रेडिटर कैन प्रोसीड अगेंस्ट द गारंटर विच कैन हु कैन सेल द प्लेज असेट। ठीक है, क्या बोला है पहले तो 13(4) में अपन ने ये पढ़ा कि सबसिस्ट पार्ट ऑफ बिजनेस हेल्ड एज सिक्योरिटी। ठीक है, 13(4) नॉट एप्लीकेबल, सेल असेट विदाउट फर्दर प्रोसीजर एंड यूटिलाइज अमाउंट अगेंस्ट अमाउंट ड्यू। तो क्या बोला है कि 13(4) एप्लीकेबल नहीं होगा। 1 सेकेंड, टेक पोजेशन ऑफ सिक्योर्ड एसेट बाय द बोरोवर, राइट टू ट्रांसफर बाय वे ऑफ लीज, मैनेजमेंट ले लिया, पोजेशन ले लिया, अपॉइंट करा मैनेजर को टू मैनेज एसेट और नोटिस गिवन बाय थर्ड पर्सन हु एक्वायर्ड सिक्योर्ड एसेट फ्रॉम द बोरोवर फ्रॉम हुम मनी इज ड्यू एंड बिकम ड्यू टू द बोरोवर टू पे द सिक्योर्ड क्रेडिटर, सो मच मनी इज सफिशिएंट। ठीक है, ओके, ये तो हो गया अपना। ठीक है, चलो, अगर ऑफिसर से ऑथराइज है, ऑफिसर भी जो है एक्सरसाइज कर सकते हैं राइट ऑन बिहाफ ऑफ सिक्योर क्रेडिटर। ठीक है, वो भी अपन देख लेंगे क्योंकि मैनेजमेंट चेंज कर दिया ना, मैनेजमेंट को ही टेक ओवर कर दिया, असेट ले लिया, मैनेजमेंट चेंज कर दिया, एक मैनेजर को अपॉइंट किया जो मैनेज करेगा असेट, और थर्ड पर्सन से भी जो है वो एक्वायर्ड द सिक्योर्ड असेट टू पे टू द सिक्योर क्रेडिटर, क्या सिक्योर क्रेडिटर को पेमेंट कर एज इफ इट इज हैज मेड पेमेंट टू द बोरोवर। और थर्ड पर्सन को अगर क्रेडिटर को पेमेंट किया है तो मानो कि भैया पेमेंट बोरोवर को कर दिया। ARC के मेजर 9 में देकर रखे, सिक्योर क्रेडिटर के जो मेजर 13(4) में देकर रखे। अब पॉपुलर लिमिटेड ने डिफॉल्ट कराई रिपेमेंट ऑफ टर्म लोन, तो पॉपुलर लिमिटेड ने डिफॉल्ट कराई रिपेमेंट ऑफ टर्म लोन टेकन फ्रॉम द बैंक। अच्छा, तो पॉपुलर लिमिटेड है ना, उसने जो है टर्म लोन लिया होगा, पेमेंट नहीं करा। ठीक है, अगेन सिक्योरिटी क्रिएटेड एज फर्स्ट चार्ज ऑन सम ऑफ द एसेट, बैंक हैज इशूड नोटिस पर्सुएंट टू सेक्शन 13, the company discharge the liability to pay it within 30 days 60 days from the date of notice, company failed to discharge liability within the time period। मेजर क्या है, पोजेशन ले लेंगे, टेक ओवर कर देंगे इंक्लूडिंग राइट, अपॉइंट करेंगे किसी पर्सन को, रिक्वायर एनी टाइम, वो पूरा ठीक है क्वेश्चन है। ठीक है, मैनेजर को अपॉइंट कर देंगे और नोटिस गिवन टू थर्ड पर्सन हु एक्वायर्ड द सिक्योर्ड एसेट। ठीक है, बीटा लिमिटेड फेल टू रीपे द अमाउंट बोरो फ्रॉम KMP। तो जो बीटा लिमिटेड है ना, वो फेल टू रीपे द अमाउंट बोरो फ्रॉम KMP। तो जो ठीक है, जो फेल टू रिपे द अमाउंट, तो बीटा लिमिटेड फेल टू रिपे द अमाउंट बोरो फ्रॉम KMP बैंक इन अकॉर्डिंग विद द टर्म्स ऑफ लेंडिंग। तो बीटा लिमिटेड फेल हो गया टू रिपे द अमाउंट बोरो फ्रॉम KMP बैंक इन अकॉर्डिंग विद द टर्म्स ऑफ लेंडिंग, तो लोन वॉज ग्रांटेड। तो वही अपन ने पढ़ा था ना कि तुम ड्यू डेट पे पेमेंट नहीं कर पा रहे हो, तुम्हारा अकाउंट जो है NPA भी हो चुका है। ठीक है, क्वेश्चन अच्छा है, अभी क्वेश्चन अभी अपन समझेंगे। देखो अभी अपन जो है इस पर क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। तो क्या बोल के रखा है, बैंक ने इशू करा नोटिस। ठीक है, इट वॉज डिसाइडेड बाय द बैंक टू टेक पोजेशन ऑफ द बिल्डिंग, और बैंक ने डिसाइड किया कि चलो बिल्डिंग का पोजेशन ले लेते हैं आफ्टर गेटिंग नेसेसरी असिस्टेंस फ्रॉम द जुडिशियल अथॉरिटी। तो उन्होंने सोच लिया कि भैया पोजेशन ही ले लेते हैं, राइट। तो उन्होंने ये सोच लिया कि भैया पोजेशन ले लेते हैं, अब क्या करें। तो ठीक है ना, अपन ने तो पढ़ा था ना पोजेशन ऑफ सिक्योर्ड एसेट, पोजेशन ऑफ सिक्योर्ड एसेट, इस पर तो अच्छा खासा क्वेश्चन था कि पोजेशन ले लो सिक्योर्ड एसेट का, इंक्लूडिंग राइट टू ट्रांसफर बाय वे ऑफ असाइनमेंट, लीज और सेल फॉर रियलाइजिंग। ठीक है, फॉर रियलाइजिंग। ठीक है, अब देखो वो मदद भी ले सकते हैं। ठीक है, अब मदद भी ले सकते हैं अगर हम बात करें तो। देखो अगर बोले तो टेक पोजेशन ऑफ द बिल्डिंग, अब पोजेशन लेना है तो उनको जुडिशियल अथॉरिटी की मदद लगेगी, राइट। तो हम समझते हैं। तो देखो क्या बोला है कि चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, देखो सेक्शन 14 क्या बोल रहा है, प्रोवाइड द फॉलोइंग, सिक्योर क्रेडिटर में फॉर द पर्पज ऑफ टेकिंग पोजेशन। देखो सिक्योर क्रेडिटर को अब पोजेशन चाहिए, तो पोजेशन काय के लिए ले रहा है कि भैया वो आगे सोल्ड कर देगा। ठीक है, इसके लिए तो पोजेशन ले रहा है। अब देखो अब पोजेशन ले रहा है तो सबसे पहले एप्लीकेशन किसको देंगे, एप्लीकेशन देंगे चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और जुडिशियल मजिस्ट्रेट को। तो सबसे पहले तो एप्लीकेशन दो राइटिंग में, रिक्वेस्ट करो चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को कि जिसके जुरिस्डिक्शन में ये सिक्योर्ड एसेट और डॉक्यूमेंट है वो प्यार से आपको जो है फॉरवर्ड कर देंगे। ठीक है, कि ये ले। ठीक है, एंड ठीक है, तो हम उनको बोलेंगे
कि आपकी जुरिडिक्शन में ये है to take possession thereof, chief metropolitan magistrate or as the case may be district magistrate shall on the request being made to him take possession of the such asset. वो जो है possession लेंगे such asset का and forward such asset and document to the secure creditor within 30 days from the date of application. जो है एप्लीकेशन के 30 डेज में आपको फॉरवर्ड कर देंगे, ठीक है. तो इफ नो ऑर्डर इज पास बाय, अब ये जो है ये जो करेंगे, ये इसमें बोला है कि क्या बोल के रखा है, विद इन हुज जुरिडिक्शन, ठीक है, टेक पोजीशन द सिक्योर क्रेडिटर फॉर द पर्पस ऑफ टेकिंग पोजीशन और सच सिक्योर एसेट, रिक्वेस्ट करेंगे राइटिंग में, विद इन हुज जुरिडिक्शन सिक्योर एसेट डॉक्यूमेंट रिजल्टिंग सिचुएटेड है, टेक पोजीशन ऑफ देयर ऑफ एंड द चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट जो है ऑन रिक्वेस्ट बिंग मेड टू हिम वो फॉरवर्ड कर देंगे, ठीक है. तो वो ऑर्डर देंगे 30 दिन का, बीच में फर्दर एक्सटेंड टू 30 दिन, और जो है पोजीशन लेंगे और जो पोजीशन लेकर जो है वो आपको फॉरवर्ड कर देंगे within 30 days from the date of application. Or if no order is passed by chief metropolitan magistrate, if no order is passed by chief metropolitan magistrate or district magistrate within the period of 30 days for the reasons beyond his control, अगर is no order is passed by chief metropolitan magistrate or district magistrate with the said person period for 30 days for reasons beyond his control. अब देखो एप्लीकेशन दी, आपको जो है फॉरवर्ड कर देंगे 30 डेज में, फॉरवर्ड इन 30 डेज, ठीक है. पोजीशन लेंगे और आपको फॉरवर्ड कर देंगे, फॉरवर्ड इन 30 डेज, पोजीशन लेंगे फॉरवर्ड कर देंगे. इफ नो ऑर्डर इज मेड, अगर 30 दिन में ऑर्डर नहीं करा, ठीक है, फॉर रीजन बियॉन्ड इज कंट्रोल ही में आफ्टर रिकॉर्डिंग डिसीजन राइटिंग पास द ऑर्डर विद इन सच फर्दर पीरियड बट नॉट एक्सीडिंग एग्रीगेट 60 डेज. तो बोला है कि अगर 30 डेज में आपने ऑर्डर पास नहीं किया, फर्दर एक्सटेंड 30 डेज. तो अगर ये सिंपल सी बात है, अगर 30 दिन में ऑर्डर पास नहीं किया तो फर्दर जो है 30 डेज में ऑर्डर पास कर देंगे. तो आपको तो 30 डेज में फॉरवर्ड कर देंगे, और अगर जो है 30 दिन में ऑर्डर ही पास नहीं किया, सबसे ज़्यादा तुमको 30 दिन में तो जो है फॉरवर्ड ही कर देंगे. और अगर 30 दिन में ऑर्डर पास नहीं करा तो हम उसको फर्दर एक्सटेंड कर देंगे फॉर 30 डेज. ये है अपना सेक्शन 14, ठीक है. तो लिखा हुआ है कि ऑन द और रिसिप्ट ऑफ एफिडेविट फ्रॉम द ऑथराइज्ड ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और चीफ मेट्रोपॉलिटन एज द केस में भी, ठीक है, आफ्टर सर्टिफाइड द कंटेंट ऑफ एफिडेविट पास सुटेबल ऑर्डर फॉर द पर्पस ऑफ टेकिंग पोजीशन विद इन द पीरियड ऑफ 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन. एप्लीकेशन के 30 डेज में ऑर्डर पास कर देंगे. और इफ नो ऑर्डर पास इन, ठीक है, तो वो जो है ऑर्डर वो 30 डेज को, ठीक है, अगर 30 डेज में ऑर्डर पास नहीं करा, इसमें फर्दर टू 30 एक्सटेंड टू 30 डेज जो है वो ऑर्डर पास करेंगे, ठीक है. अब चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट जो है, ठीक है, जो अपने पढ़ा है, फर्दर एक्सटेंड टू 30 डेज एंड फॉरवर्ड कर देंगे, ठीक है, वो फॉरवर्ड कर देंगे, ठीक है. इतना कुछ खास था नहीं है, ठीक है, ये अपन ने पढ़ लिया, ये हेल्प ले लेंगे. अब आएगा क्वेश्चन तगड़ा, ये क्वेश्चन आया, ओके, ये क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट. AWP लिमिटेड ने, अब समझो क्वेश्चन क्या था, 15 तो क्वेश्चन है, आखिरी के 2-3 क्वेश्चन बचे हुए, फटाफट कर लेते हैं, राइट. तो क्या लिखा हुआ है कि AWP लिमिटेड डिफॉल्टेड इन रीपेमेंट ऑफ टर्म लोन टेकन फ्रॉम नेशनलाइज्ड बैंक अगेंस्ट द सिक्योरिटी क्रेडिटेड फर्स्ट चार्ज ऑन द लैंड एंड बिल्डिंग. बैंक ने क्लासीफाई कर दिया अगर डेब्ट जो है NPA, ठीक है. बैंक ने नोटिस इशू किया अंडर परसुएंट टू 13 जो है टू डिस्चार्ज दिस लायबिलिटी इन फुल विद इन पीरियड ऑफ 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ नोटिस. कंपनी ने ऑब्जेक्ट करा फुल सेटलमेंट, और सबसे पहले तो बोल रहा है कि कंपनी ने फुल सेटलमेंट को ऑब्जेक्ट कर दिया इन द टाइम ऑफ सेटलमेंट. तो ऑब्जेक्ट कर सकती क्या फुल सेटलमेंट? नहीं कर सकती ऑब्जेक्ट, क्योंकि फुल सेटलमेंट तो करने का ही है. बैंक डिड नॉट रिस्पॉन्ड टू द ऑब्जेक्शन ऑफ द कंपनी. तो ऑब्जेक्शन कर दिया, बैंक ने रिस्पॉन्ड नहीं करा. भाई इसने ऑब्जेक्शन करा है और बैंक ने रिस्पॉन्ड नहीं करा, ठीक है. तो सबसे पहले तो तुम ऑब्जेक्ट नहीं कर सकते, बैंक ने रिस्पॉन्ड नहीं किया. बैंक ने बोला क्या फालतू आदमी है ये, ऑब्जेक्शन कर रहा है, बैंक ने रिस्पॉन्ड नहीं किया. इन द लाइट क्या ऑब्जेक्शन वैलिड है क्या? सबसे पहले, ठीक है, अगर हम बात करें ऑब्जेक्शन तो वैलिड है ही नहीं, पूरा ही पे करना है. बैंक हैज़ टू रिस्पॉन्ड टू द ऑब्जेक्शन ऑफ द कंपनी. ऑब्जेक्शन पे रिस्पॉन्ड करना है या बैंक इज रिक्वायर्ड टू रिस्पॉन्ड, वो है ना शैल, ठीक है. तो शैल जरूरी है रिस्पॉन्ड करना, ठीक है, ये रिस्पॉन्ड करना जरूरी है. बाउंड टू रिस्पॉन्ड ऑन ऑब्जेक्शन, राइट, बाउंड टू रिस्पॉन्ड लिख लो एक जगह. तो मतलब आप एक्सेप्टेंस कर रहे हो या एक्सेप्टेंस नहीं करो, जो भी है आप रिस्पॉन्ड करो. अब रिस्पॉन्ड करो पॉजिटिव में, रिस्पॉन्स करो नेगेटिव में. रिस्पॉन्स करो आप पॉजिटिव में, नेगेटिव में, पर आपको रिस्पॉन्ड तो करना पड़ेगा.
अब whether बैंक हैज राइट टू इन्फोर्स द सिक्योरिटी इंटरेस्ट विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट, बिना कोर्ट के इंटरवेंशन के बैंक जो है सिक्योरिटी इन्फोर्स कर सकता है क्या? तो हाँ, बैंक हैज राइट टू इन्फोर्स द सिक्योरिटी विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट। बैंक तो जो है इन्फोर्स कर सकता है सिक्योरिटी विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट। ठीक है, अब क्वेश्चन है कि एपेक्स यूजर फेल टू पे, ठीक है, एमडी का था क्वेश्चन 16 का जो है, ठीक है। अब समझो क्या लिखा हुआ है, इफ़ कम्युनिकेशन नहीं करा, चलो आपको बाउंड था कम्युनिकेट करना, ठीक है, और कम्युनिकेट करना था, रिस्पॉन्ड करना था, ठीक है, 15 डेज में, ठीक है, कम्युनिकेट नहीं करा ऑफ रीज़न, तब भी भले ही कम्युनिकेट नहीं करा, इसका मतलब ये नहीं है कि तुमको एक्शन मिल गया, देन रीज़न, ठीक है, यही बोला है कि अगर तुमने कम्युनिकेट नहीं करा, ये इंपॉर्टेंट है कि if the reasons so communicated or the likely action of the secured creditor shall not entitled the reasons so communicated or the likely action of the secured creditor shall not entitled, ठीक है, the borrower to make an application to the DRT, कि वो एप्लीकेशन वो इंटाइटल नहीं करता borrower को to make application, ठीक है, और the likely action, तो भाई तुम तो सबसे पहले रीजन जो कम्युनिकेटेड, ठीक है, तो रीजन जो कम्युनिकेटेड और जो भी लाइकली एक्शन जो लेने वाले हो वो इंटाइटल नहीं करता बोरोवर को जो एप्लीकेशन टू डीआरटी, तुम एप्लीकेशन तो दे ही नहीं सकते डीआरटी को, तुम डीआरटी को अभी एप्लीकेशन तो दे ही नहीं सकते, तुम डीआरटी को एप्लीकेशन दोगे कब? तुम डीआरटी को एप्लीकेशन दोगे, ठीक है, तुम डीआरटी को एप्लीकेशन दोगे, तुम डीआरटी को जो है वो एप्लीकेशन कब दोगे? वो डीआरटी को एप्लीकेशन दोगे जब जो है इन्फोर्समेंट एक्शन 13(4) के ले चुके होंगे। उसके बाद तो क्या बोला है, ऑफिसर ऑन बिहाफ ऑफ सिक्योर क्रेडिटर बिड फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी, क्या लिखा हुआ है कि समझना पड़ेगा, कोई इंटरवेंशन नहीं है, सिक्योर क्रेडिटर प्रोसीड कर सकता है अगेंस्ट द गारंटर एंड कैन सेल द, ठीक है, प्लेज एसेट विदाउट 13(4), सिक्योर क्रेडिटर जो है वो प्रोसीड कर सकता है अगेंस्ट द गारंटर, वो गारंटर के अगेंस्ट में प्रोसीड कर सकता है, ठीक है। अगर हम देखें वही लिखा हुआ है कि जो सिक्योर्ड एसेट है शैल बी इंटाइटल्ड टू प्रोसीड अगेंस्ट द गारंटर, गारंटर के अगेंस्ट में प्रोसीड कर देगा और सेल द प्लेज एसेट विदाउट, ठीक है, विदाउट फर्स्ट टेकिंग एनी ऑफ द मेजर्स स्पेसिफाइड इन 13(4). अच्छा, विदाउट टेकिंग 13(4) के मेजर, ठीक है, अगर हम देखें विदाउट टेकिंग एनी ऑफ द मेजर, तो सिक्योर्ड क्रेडिटर जो है प्रोसीड कर सकता है गारंटर के अगेंस्ट में एंड सेल कर सकता है प्लेज्ड एसेट, जो है वो सेल कर सकता है प्लेज एसेट, प्लेज एसेट को वो सेल कर देगा विदाउट टेकिंग मेजर्स अंडर सेक्शन 13(4), ठीक है, वो प्लेज एसेट को जो है सेल कर सकता है। 1 सेकेंड, अब देखो, अब जैसे 13(5) के कुछ मेजर्स है, अभी अपन ने जो है 13(4) तक के पढ़ लिए, ठीक है, और ठीक है, अपन ने सिक्योरिटी एग्रीमेंट में एंटर होना जरूरी नहीं है, कोर्ट के पास तो जा ही नहीं सकते, बाउंड है रिस्पॉन्ड करने के लिए, और फिर भी जो है एप्लीकेशन डीआरटी को तो कर ही नहीं सकते, ठीक है। हु रेज फंड, पर्सन हु रेज फंड थ्रू डेब्ट सिक्योरिटीज एंड हियर इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट बाय डिवेंचर ट्रस्टी एज पर द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट, ठीक है, इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एज पर द टर्म्स एंड एग्रीमेंट ऑफ सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट, ठीक है, वो तो सब हम ठीक है देख लेंगे। क्या लिखा है अब कुछ 13(5) में दे के रखा है, अब क्या बोल के रखा है कि ऑफिसर ऑन बिहाफ ऑफ सिक्योर क्रेडिटर, ऑफिसर जो है वो सिक्योर्ड क्रेडिटर के बिहाफ पे, ऑफिसर ऑन बिहाफ ऑफ सिक्योर क्रेडिटर बिड फॉर द इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब ये अपन ने बात करी कि वो राइट है ना, कि राइट में क्या लिखा हुआ है कि अपन ये पढ़ा था, याद हो तो, राइट टू ट्रांसफर बाय वे ऑफ लीज असाइनमेंट एंड सेल, तो ऑफिसर ऑन बिहाफ ऑफ सिक्योर क्रेडिटर के बिहाफ पे बिड फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर सब्सिक्वेंट सेल अमाउंट ऑफ परचेज प्राइस शैल बी एडजस्टेड टुवर्ड्स क्लेम। तो ऑफिसर ऑन बिहाफ ऑफ सिक्योर क्रेडिटर, ऑफिसर जो है ना, जो सिक्योर क्रेडिटर बिहाफ पे बिड फॉर द इमूवेबल प्रॉपर्टी, वो इमूवेबल प्रॉपर्टी पे बिड करेंगे फॉर सब्सिक्वेंट सेल अमाउंट ऑफ परचेज प्राइस शैल बी एडजस्टेड टुवर्ड्स क्लेम, फॉर सब्सिक्वेंट सेल अमाउंट ऑफ परचेज प्राइस शैल बी एडजस्टेड टुवर्ड्स द क्लेम, ठीक है, जो परचेज प्राइस है वो एडजस्ट हो जाएगा टुवर्ड्स द क्लेम, ठीक है। क्या बोला है, ऑफिसर ऑन बिहाफ ऑफ सिक्योर्ड क्रेडिटर बिड फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है, तो बिड करेंगे फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर सब्सिक्वेंट सेल एन ऑफिसर एन अमाउंट ऑन परचेज प्राइस शेल बी एडजस्टेड टुवर्ड द क्लेम, क्योंकि ऑफिसर ने बिड कर दिया है इमूवेबल प्रॉपर्टी का, और फिर जो अमाउंट पे कर रहे हैं वो
अमाउंट ऑफ परचेस प्राइस, जो परचेस प्राइस जो भी हम वो पे कर रहे हैं ऑफिसर, वो एडजस्ट हो जाएगा। मतलब कि उनको सिंपल सी बात है, एडजस्ट टुवर्ड्स द क्लेम हो जाएगा कि यार देखो ये बेचा है हमने, या हमको पैसे रिसीव हुए हैं, ये क्लेम से एडजस्ट हो जाएगा। अमाउंट रिसीव जो होगा वो फर्स्ट अप्लाई होगा कॉस्ट इनकर्ड में, देन डिस्चार्ज होंगे सारे डेब्ट टू सिक्योर्ड क्रेडिटर कि यार देखो ये है, एंड देन पे टू बोरोवर। अच्छा, इधर सिक्योर्ड क्रेडिटर तो एक्सरसाइज करेगा, ठीक है, एंड देन पे टू बोरोवर, एंड देन जो है वो बोरोवर को पे होगा, बचा हुआ बोरोवर को पे होगा। अनसिक्योर्ड की तो बात ही नहीं कर रहे। इफ जॉइंट सिक्योर्ड क्रेडिटर, नो सिक्योर क्रेडिटर कैन एक्सरसाइज राइट। तो अगर जॉइंट सिक्योर क्रेडिटर है तो कोई भी सिक्योर क्रेडिटर एक्सरसाइज नहीं करता राइट अनलेस 60% इन वैल्यू एग्री। देखो 60% को तो एग्री होना पड़ेगा, देन सच एक्शन बाइंडिंग ऑन ऑल। 60% अगर एग्री होगा तो ये जो है आप एक्सरसाइज कर सकते हो राइट, ठीक है, एक्सरसाइज कर सकते हो राइट को, ठीक है, पर ये 60% पे एग्री होना। इफ आफ्टर सेल स्टिल ड्यूज नॉट रिकवर देन अप्लाई टू DRT। अगर सेल के बाद भी अगर पैसे रिकवर नहीं हो रहे हैं तो DRT में चले जाओ। तो हमने क्या बोला, DRT में चले जाओ, सिक्योर क्रेडिटर को 13(4) की राइट एक्सरसाइज करने हैं तो 60% जो है अप्रूवल चाहिए। कॉस्ट सबसे पहले रीइंबर्स होगी और साथ ही साथ जो पहले हम हमारा पैसा रिकवर करेंगे फिर उनको दे देंगे वापस। और ऑफिसर ने जो है फॉर सब्सिक्वेंट सेल अगर उन्होंने कुछ पेमेंट किया है बिड फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी तो ठीक है, वो जो परचेस प्राइस है वो एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है, ऐसे कोई खास बात नहीं है। अब जो है आखिरी के अगर हम देखें तो आखिरी के 3 क्वेश्चन बचे हुए हैं राइट। अच्छा 3 क्वेश्चन है। एपेक्स लिमिटेड फेल टू पे द अमाउंट बोरो फ्रॉम द बैंकर। बैंकर अमाउंट बोरो कहता पे नहीं कर पाए। हु इज होल्डिंग अ चार्ज और ऑन द एसेट, बैंकर टुक द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, ठीक है, इन अकॉर्डिंग विद द प्रोजेक्ट ऑफ सिक्योरिटाइजेशन एंड डिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट। अपॉइंटिंग 4% एज ए डायरेक्टर, वो 4% को डायरेक्टर अपॉइंट किया, मतलब कि टेक ओवर कर लिया मैनेजमेंट को और अपॉइंट कर लिए, ठीक है। द कंपनी इज मैनेज बाय MD मिस्टर एक्स। कंपनी जो है वो मैनेज करी बाय MD मिस्टर एक्स, रेफरिंग टू द प्रोविजन ऑफ द सेट एग्जामिन वेदर एम इज इंटाइटल्ड फॉर कंपनसेशन फॉर लॉस ऑफ ऑफिस। अच्छा, एंड ऑल्सो एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ सच टेक ओवर ऑफ राइट ऑफ द शेयर होल्डर ऑन सर्टेन राइट ऑफ द शेयर होल्डर। 2 चीजें, क्या एक्स इंटाइटल्ड है क्या कि उसको लॉस ऑफ ऑफिस का क्लेम मिल जाए, एंड ऑल्सो एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ सच टेक ओवर ऑन सर्टेन राइट ऑफ द शेयर होल्डर ऑफ अ कंपनी। एक्सप्लेन करो इफेक्ट ऑफ सच टेक ओवर का इफेक्ट ऑन सर्टेन राइट ऑफ द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी। इफेक्ट क्या है इस टेक ओवर का, ठीक है, इफेक्ट ऑफ द टेक ओवर ऑन सर्टेन राइट ऑफ द शेयर होल्डर ऑफ अ कंपनी। जो आपने जैसे कि टेक ओवर कर दिया है, ठीक है ना, तो आपने जो टेक ओवर कर दिया ना मैनेजमेंट को, ठीक है, टेक ओवर और मैनेजमेंट में सेपरेट क्वेश्चन है। तो अगर आपने टेक ओवर को ही कर दिया, आपने मैनेजमेंट को ही टेक ओवर कर दिया तो राइट क्या है, ठीक है, राइट ऑफ शेयर होल्डर क्या है। अब समझो, सबसे पहले कंपेंसेशन, सेक्शन 16 आ जाओ बेटा, सेक्शन 16, ठीक है, टेक ओवर ऑफ मैनेजमेंट, तगड़ा क्वेश्चन, ठीक है, ओके। तो एक्स्ट्रा सेक्शन 16 नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन द लॉ फॉर द टाइमिंग फोर्स नो MD, ठीक है। ओल्ड मैनेजमेंट जो है टेक ओवर कर दिया क्रेडिटर ने, एंड न्यू मैनेजमेंट को अपॉइंट किया एज डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है। अब क्रेडिटर में ARC फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और सिक्योर क्रेडिटर भी आते हैं, ठीक है। तो टेक ओवर कर दिया, तो जो बोला है अब तो तीनों आ गए। ओल्ड मैनेजमेंट अगर टेक ओवर करते हैं, ठीक है, तो ओल्ड मैनेजमेंट टेक ओवर कर दिया क्रेडिटर ने, कंसिक्वेंस क्या है नोटिस का, और नोटिस इशू करेंगे, ठीक है। अभी अपन ये क्वेश्चन देख लेते हैं फिर अपन समझते हैं। तो नो MD और अदर डायरेक्टर और मैनेजर ऑफ पर्सन इन चार्ज ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस ऑफ द बोरोवर शैल बी इंटाइटल्ड फॉर कंपनसेशन। इनको कंपनसेशन नहीं मिलेगा, ठीक है। ऑल प्रॉपर्टी जो है डीम टू बी कस्टडी में हो जाएगा। ओल्ड मैनेजमेंट अगर हम टेक ओवर करेंगे क्रेडिटर जो है, और न्यू मैनेजमेंट, ठीक है, अपॉइंट करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये तो अगर हम बात करें कि ये 13(4) है, ये तो सिक्योर क्रेडिटर पे लगता है, ठीक है। अब क्या था कि कोई भी इनको रेम्यूनरेशन नहीं मिलेगा। However, any such MD or other manager or such a person in charge of management has the right to recover from the business of the borrower. Money is recoverable. अगर उनको पैसा कुछ रिकवर करना है, ठीक है, कुछ मनी रिकवर करने का बचा हुआ है, ठीक है, मनी इज रिकवरेबल है, तो उसमें थोड़ी ना रोकेंगे, उसमें बिल्कुल नहीं रोकने वाले, वो तो तुम्हारी पैसा है। तो कंपेंसेशन क्या है कि भैया लॉस ऑफ ऑफिस हुआ है तो डायरेक्टर मैनेजर पर्सन इन चार्ज को कोई कंपेंसेशन नहीं मिलने वाला, तो कंपेंसेशन तो नहीं मिलेगा, ठीक है। तो नॉट विथ स्टैंडिंग विद द कॉन्ट्रैक्ट में कुछ बोल के रखा हो कि भैया कॉन्ट्रैक्ट बोला था कंपेंसेशन मिलेगा। देखो सिक्योरिटी इंटरेस्ट हमने टेक ओवर कर लिया, हमने मैनेजमेंट टेक ओवर कर लिया, तुमको भगा दिया, हमने हमारे वाले को अपॉइंट किया है, लॉस ऑफ ऑफिस पे कंपेंसेशन नहीं मिलेगा। एंड अगर कुछ रिकवर करना है अमाउंट फ्रॉम द बिजनेस ऑफ द बोरोवर, कुछ रिकवरेबल अमाउंट है, ठीक है, तो रिकवर कर लो,
MD पर्सन इंचार्ज और डायरेक्टर के रिस्पेक्ट में कुछ रिकवरेबल अमाउंट है, एनी सच MD और द पर्सन इंचार्ज और मैनेजर, ठीक है, कुछ रिकवरेबल अमाउंट है तो आप रिकवर जो है कर लो फ्रॉम द बिजनेस ऑफ द बोरोवर। तो रिकवर कर लो अमाउंट फ्रॉम द बोरोवर, बिजनेस ऑफ द बोरोवर, कुछ रिकवरेबल है तो आप रिकवर कर लो, अदरवाइज जो है कंपनसेशन नहीं मिलेगा। कोई अमाउंट रिकवरेबल है तो आप रिकवर कर लो, राइट। चलो अब बात करें इफेक्ट ऑफ टेक ओवर, टेक ओवर की बात कर रहे हैं, इफेक्ट ऑफ टेक ओवर। एज पर सेक्शन 15(3) सरफाइसी वेयर द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस ऑफ द बोरोवर बीइंग अ कंपनी इज टेकन ओवर बाय द सिक्योर क्रेडिटर। अगर यार सिंपल से आता है टेक ओवर की बात करो ना, मैनेजमेंट ही टेक ओवर कर लिया, नॉट बी सेटिंग एनीथिंग कंटेंट कंपनी लॉ मेमोरेंडम आर्टिकल, कुछ भी दे के रखा हो कंपनी लॉ में, मेमोरेंडम आर्टिकल्स में कुछ भी दे के रखा हो, ठीक है। इट शेल नॉट बी लॉफुल फॉर द शेयर होल्डर ऑफ सच कंपनी और एनी अदर पर्सन टू नॉमिनेट और अपॉइंट एनी पर्सन टू बी अ डायरेक्टर। ओल्ड मैनेजमेंट टेक ओवर करा है, न्यू पर्सन को अपॉइंट करा है, अब कुछ भी मतलब नहीं है, AOMA MOMA जो भी लिखा हो, वायर्ड हो तुम, वायर्ड हो। क्या है वायर्ड, ठीक है, वाइंडिंग अप की प्रोसीडिंग आप नहीं चालू कर सकते, ठीक है, ये देख लेते हैं। नो प्रोसीडिंग ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी और फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर, तो हम वाइंडिंग अप नहीं ला सकते, ठीक है। तो रिसीवर का अपॉइंट नहीं कर सकते इन रिस्पेक्ट ऑफ शेल लाई इन एनी कोर्ट। तो कोई भी प्रोसीडिंग्स वाइंडिंग अप का नहीं कर सकते, रिसीवर को तुम अपॉइंट नहीं कर सकते, शेल लाई इन कोर्ट एक्सेप्ट विद द कंसेंट ऑफ सिक्योर क्रेडिटर। अब वाइंडिंग अप की नहीं कर सकते, वायर्ड। और आरई से क्या है, आरई से क्या है, नो रिजोल्यूशन, अच्छा आरई से रिजोल्यूशन है, वायर्ड, नो रिजोल्यूशन पास एट एनी मीटिंग ऑफ द शेयर होल्डर ऑफ द सच कंपनी शेल गिवन इफेक्ट अनलेस अप्रूव बाय द सिक्योर क्रेडिटर। कोई इफेक्ट नहीं रहेगा रिजोल्यूशन का अनलेस अगर सिक्योर क्रेडिटर ने अप्रूव कर दिया हो, तो बाइंडिंग अप की प्रोसीडिंग नहीं चलेगी अनलेस अगर सिक्योर क्रेडिटर ने कंसेंट कर दिया हो। तो सिक्योर क्रेडिटर नहीं बोला कि यार हाँ यार पैसे वैसे तो नहीं मिल रहे, ठीक है, मैनेजमेंट भी अगर हमने टेक ओवर भी कर लिया, करो बाइंडिंग अप, और क्या रिवाइवल तो हो नहीं रहा है, तब बाइंडिंग अप कर लेते हैं। रिजोल्यूशन का इफेक्ट नहीं रहेगा अंडर सिक्योर क्रेडिटर बोले तो भी हो जाएगा। और इनफैक्ट ये कोई नॉमिनेट नहीं कर सकता डायरेक्टर, ये तो सब जो है सिक्योर क्रेडिटर करेगा, ये थोड़ा नॉमिनेट करेंगे डायरेक्टर, नॉमिनेट या अपॉइंट नहीं कर सकते डायरेक्टर। तो डी से डायरेक्टर, तो बाइंडिंग अपनी प्रोसीडिंग नहीं कर सकते और रिसीवर को अपॉइंट नहीं कर सकते और रिसीवर से रिजोल्यूशन भी तुम पास नहीं कर सकते अनलेस द कंसेंट, और डी से डायरेक्टर को भी तुम नॉमिनेट और अपॉइंट नहीं कर सकते, ठीक है। बात कर लिया अपन ने। ओल्ड मैनेजमेंट टेक ओवर बाय द क्रेडिटर है, तो समझो क्रेडिटर में ARC, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, सिक्योर क्रेडिटर सब आते हैं, न्यू मैनेजमेंट अपॉइंट करेंगे, ठीक है, एज अ डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेटर। तो अब जो है रिस्टोरेशन उनका हो जाएगा ऑन रियलाइजेशन, पैसे वैसे रियलाइज करवा लिए तो रिस्टोरेशन हो जाएगा। पर अगर हमने जो है डेप्ट कन्वर्ट करवा दिए शेयर्स में, तो फिर तो कंट्रोल ही हमारा हो गया, तो फिर हम थोड़ी ना फिर रिस्टोरेशन होगा तुम्हारा, क्योंकि हमने तो कंट्रोल करवा लिया ना, हमने मैनेजमेंट चेंज करा तुम्हारा ठीक करने के लिए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो हमने फिर डेप्ट ही शेयर्स में कन्वर्ट करा ली। अब क्या है, अब तो फिर जो है रिस्टोरेशन तो होने सारा। कंसिक्वेंस क्या है नोटिस के कि डायरेक्टर पर्सन हैविंग डायरेक्शन सुपरिटेंडेंस कंट्रोल, जो भी है इनको ऑफिस वेकेट करना पड़ जाएगा, जो बोरोवर है उनका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट रहेगा, ठीक है। और जो है बोरोवर टर्मिनेट कर सकता है पुराने डायरेक्टर को, सारी प्रॉपर्टी उसकी कस्टडी में आ जाएगी, नहीं सॉरी बोरोवर जो है बोरोवर टर्मिनेट कर देगी, सॉरी सारी प्रॉपर्टी जो उसकी कस्टडी में चले जाएगा सिक्योर क्रेडिटर की, और पावर जो एक्सरसाइज कर रहे थे डायरेक्टर और एडमिनिस्ट्रेटर एक्सरसाइज करेंगे, और कन्वर्जन कर दिया है तो फिर वो थोड़ी ना होगा रिस्टोरेशन कन्वर्जन पे तो नहीं होने वाला भाई, फिर तो क्या कन्वर्जन। ओके, आखिरी के कुछ क्वेश्चन है क्या, आखिरी कौन सा क्वेश्चन है, अच्छा अभी तो है यार। As per 15(4), the secure creditor is under obligation to restore the management of the business of the borrower on realization of debt in full. Realization in full लिखो, realization in full. In case takeover of the management of the business by the secure creditor. In case takeover of the management of the business by the secure creditor. ठीक है, तो ठीक है रिस्टोरेशन करवा देंगे इफ टेक ओवर जो है सिक्योर क्रेडिटर ने करा है। However, if any secure creditor jointly with other secure creditor or any ARC or financial institution or any other assignee has converted part of his debt into shares, ठीक है, जब एक्वायर कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, तो सिक्योर क्रेडिटर शैल नॉट बी लायबल टू रिस्टोर द मैनेजमेंट, फिर तो रिस्टोर नहीं करना मैनेजमेंट को, ये तो अपन ने पढ़ा ही था। चलो, मैनेजमेंट ऑफ गंगोत्री वॉज टेकन, ठीक है, मैनेजमेंट ऑफ गंगोत्री वॉज टेकन बाय LBB बैंक सिक्योर क्रेडिटर, तो मैनेजमेंट ही ले लिया LBB बैंक से, तो मैनेजमेंट ऑफ गंगोत्री वॉज टेकन बाय द LBB बैंक, मैनेजमेंट है जो गंगोत्री का मैनेजमेंट है ना, उस गंगोत्री का मैनेजमेंट ही ले लिया। अब देखो
द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड अपॉइंटेड टू डायरेक्टर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर गंगोत्री और ड्यूली ऑथराइज्ड बाय इट्स आर्टिकल अपॉइंटेड टू अल्टरनेट डायरेक्टर। अब देखो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ गंगोत्री ना वो ड्यूली ऑथराइज्ड है आर्टिकल से कि वो 2 अल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हैं। एंड द मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर मेड अ डिक्लेरेशन फॉर वॉलंटरी लिक्विडेशन प्रोसीडिंग्स। स्पेशल देखो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑथराइज थे तो उन्होंने 2 अल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंट कर दिए। एंड मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर जो है ठीक है उन्होंने जो है वॉलंटरी लिक्विडेशन प्रोसीडिंग्स अपॉइंट कर दी, तो 2 अल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंट कर दिए। देखो किसी हरकतें करी। स्पेशल रिजोल्यूशन रिक्वायरिंग अ कंपनी टू बी लिक्विडेटेड वॉलंटरी बाय अपॉइंटिंग एन इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल टू एक्ट एज ए लिक्विडेटर एट द जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड द शेयर होल्डर पास द रिजोल्यूशन विदाउट द कंसेंट ऑफ द डायरेक्टर अपॉइंटेड बाय एलबीवी बैंक। विदाउट द कंसेंट, कितने बड़े वाले ये, बिना कंसेंट के उन्होंने ये सब काम कर दी, जबकि ये ही इनका मैनेजमेंट जबकि ले लिया गया है। वैलिडिटी बताओ। दस द अनसिक्योर्ड क्रेडिटर हैव अ रिकोर्स होते को, सिंपल सी बात है, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को तो रिकोर्स ही नहीं है। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को थोड़ी ना कुछ रिकोर्स है। क्या बोल के रखा है, मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस ऑफ द बोरोवर टेक ओवर कर लिया। ठीक है सिक्योर क्रेडिटर। अब न्यू पर्सन एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंटेड बाय द सिक्योर शेयर अलोन इंटाइटल्ड एक्सरसाइज ऑल द पावर। तो न्यू पर्सन अलोन एक्सरसाइज, वो ही खुद एक्सरसाइज करेंगे। तो अलोन जो है वो एक्सरसाइज करेंगे, पर्सन जो भी है अलोन एक्सरसाइज द ऑल पावर्स ऑफ सुपरिटेंडेंट डायरेक्शंस कंट्रोल ऑफ बिजनेस ऑफ द बोरोवर। तो अलोन एक्सरसाइज करेंगे ऑल द सुपरिटेंडेंट डायरेक्शन कंट्रोल ऑफ द बिजनेस ऑफ द बोरोवर। अब एग्जिस्टिंग डायरेक्टर और ऑथराइज पर्सन ऑफ द बोरोवर शेल सीज टू होल्ड ऑफिस। जो एग्जिस्टिंग डायरेक्टर है ना वो तो सीज कर लेंगे टू होल्ड ऑफिस एंड द फॉलोइंग कंसिक्वेंसेस फॉलो। It shall not be lawful for the shareholder of the company or any other person to nominate। वो तो lawful है ही नहीं कि वो किसी को nominate कर दे। No resolution passed at any meeting of the shareholder unless approved by the secure creditor। देखो वो अपॉइंट तो कर नहीं सकते, रिलैक्सेशन ही नहीं है, इधर तो रिलैक्सेशन ही नहीं है, पर तुमने कोई वाइंडिंग अप का प्रोसीडिंग फॉलो करा है तो इसका इफेक्ट हो सकता है। ठीक है, विद द कंसेंट नो प्रोसीडिंग ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ सच कंपनी और फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर इन रिस्पेक्ट देयरऑफ शैल लाई। कोई प्रोसीडिंग ला ही नहीं कर सकती। ठीक है, एक्सेप्ट द कंसेंट। तो देखो कंसेंट है, अप्रूवल ऑफ सिक्योर क्रेडिटर है और कंसेंट ऑफ सिक्योर क्रेडिटर है, देन वाइंडिंग अप की प्रोसीडिंग्स जो है वो लाया करती है। कंक्लूजन है कि रिजोल्यूशन पास बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड द शेयर होल्डर आर नॉट वैलिड। तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने रिजोल्यूशन पास किया है ना और शेयर होल्डर ने जो वाइंडिंग अप का रिजोल्यूशन पास किया है, तो देन वाइंडिंग अप प्रोसीडिंग, अच्छा कंसेंट दे दिया है तो वाइंडिंग अप की प्रोसीडिंग्स जो है वो लाया कर लेगी, अदरवाइज कोई लाया नहीं करने वाली। और हैंस ठीक है, प्रोविजन सरफेस आर नॉट एप्लीकेबल टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर और हैंस अनसिक्योर्ड क्रेडिटर डज नॉट हैव रिकोर्स टू द एक्ट। तो ये तो अलग एक क्वेश्चन था। बाकी जो है इनके जो भी नॉमिनेशन है उसका कोई इफेक्ट नहीं है, रिसीवर अपॉइंट करे उसका कोई इफेक्ट नहीं है। और इसके बाद जो है एक आखिरी क्वेश्चन है, और रही बातें इसके बाद जो है आखिरी क्वेश्चन, ये कौन सा क्वेश्चन है, 15वां क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन है ना, ये 14वां क्वेश्चन होगा। चलो, अब शार्प हेल्थ क्लिनिक लिमिटेड हैज अवेल्ड द क्रेडिट फैसिलिटी फ्रॉम द यूनाइटेड बैंक। द कंपनी ने रीपेमेंट करा है बाकायदा, सम ऑफ एक्सटेंट बट नॉट इंटायरली, एंड अकॉर्डिंगली बैंक ने रिकोर्स टू किया। ठीक है, 13(2) का नोटिस दिया। कंसिक्वेंटली पोजीशन ऑफ मॉर्गेज प्रॉपर्टी वॉज टेकन अप एंड वॉज ड्यूली एडवर्टाइज। कंपनी ने एप्लीकेशन फाइल की 17(1) में ऑफ द सरफेस बिफोर द DRT विच वॉज डिसमिस बाय द इम्पिग्न ऑर्डर। बिंग एग्रीव्ड, कंपनी कोर्ट में अप्रोच हुआ। विल द कंपनी सक्सीड? अब देखो क्या लिखा है, बैंक टू रिकोर्स। इंपॉर्टेंट क्या है, बैंक ने रिकोर्स ले लिया। बैंक रिकोर्स लेने से पहले तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे, रिकोर्स लेने के बाद तुम DRT को अप्लाई कर सकते हो। अब इधर आ जाती है बात, एक अच्छा सेक्शन आने वाला है। अगर हम बात करें तो बोरोवर की, तो देखो सिक्योर्ड क्रेडिटर ने भैया 13(4) का मेजर ले लिया। अब बोरोवर जो है, अब समझो, अब बोरोवर के रिस्पेक्ट में हम अगर समझें तो क्या लिखा हुआ है, ये है हमारा सेक्शन 17, यही है जो हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब एट द रेट है, इफ बोरोवर फ्रॉम जम्मू कश्मीर देन डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल के पास तो जाएगा ही नहीं, क्योंकि बोरोवर जम्मू कश्मीर से डिस्ट्रिक्ट जज ऑफ स्टेट के पास जाएगा। अदरवाइज तो इंसान डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल के पास जाने वाला है 45 दिन में। और इनफैक्ट वो हाई अपीलेट ट्रिब्यूनल भी, ओके, अभी अपन वो उसको आगे पढ़ेंगे। हाई डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल के पास जाएगा, ठीक है, 45 दिन में। ऑफ हुज ज्यूरिसडिक्शन सिक्योर्ड असेट लोकेटेड है, कि देखो ऐसा है कि उन्होंने मेजर कर लिया। ठीक है, ओके, अब 60 डेज में जो है डिसीजन लेगा, प्लस एक्सटेंशन विच में एक्सटेंड टू 4 मंथ, और एक्सटेंशन विच में फर्दर टोटल जो है वो 4 महीने से ज़्यादा एक्सटेंड नहीं हो सकता। अब डिसीजन लेगा एज फॉर द मेजर्स ऑफ द एक्ट। ठीक है, अब इफ कम्युनिकेशन ऑफ रीजन, देखो आप एग्रीड हो,
एग्रीव्ड है 13(4) से। आप प्रिवेंट नहीं कर सकते 13(4) को, पर अगर 13(4) को रोक तो नहीं सकते। 13(4) के बाद अगर आप एग्रीव्ड हो तो आप बाकायदा डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल के पास जाओगे 45 दिन में, जिसके जुरिस्डिक्शन में एसेट सिचुएटेड है। अब डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल क्या करेगा? डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल जो है डिसीजन देगा, मेजर्स एज पर दी एक्ट। वो ठीक है, क्या जो डिसीजन का देगा, क्या जो मेजर करे ना एक्ट के अकॉर्डिंग 13(4) के जो मेजर है वो सही करे यार, क्या दिक्कत है? तूने यार तो उसका तू एग्रीव्ड है पर हमको जो ठीक लग रहा है। पर अगर हमने बोला है कि अगर डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल ये बोल रहा है कि ये मेजर वेजर कोई ठीक ठीक नहीं है, तो ऐसे केस में जो है डिक्लेयर कर देगा रिकोर्स इनवैलिड। वो रिकोर्स इनवैलिड कर देगा कि जो तुमने एक्शन ली ना इनवैलिड है 13(4) के, ये 13(4) का रिकोर्स इनवैलिड कर देगा। और क्या बोलेगा, ये जो तुमने पोजीशन लिया है मैनेजमेंट का, अगर ये बोल रहे हैं कि जो तुमने असेट एक्वायर करी है मैनेजमेंट की, ठीक है, जो थर्ड पार्टी से तुमने लिया, तो पोजीशन एक्वायर किया है सिक्योर्ड एसेट का, मैनेजमेंट एक्वायर करा है, ठीक है, और तुमने जो मैनेजर अपॉइंट किया था तुमने थर्ड पर्सन से भी लिया था, ठीक है, तो डिक्लेयर कर दो रिकोर्स इनवैलिड। ठीक है, तो डिस्कस कर दो रिकोर्स इनवैलिड, रिस्टोरेशन ऑफ एसेट ऑफ मैनेजमेंट, तो डिस्कस कर दो रिकोर्स इनवैलिड, रिकोर्स को जो है इनवैलिड डिक्लेयर कर दो रिकोर्स को इनवैलिड, रिस्टोरेशन करो एसेट ऑफ मैनेजमेंट का, और अदर डायरेक्शन जो तुमको लेना है ले लो। अब जो है इधर हम समझो कि डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल, डिस्ट्रिक्ट जज और अपीलेट ट्रिब्यूनल जो भी है, व्हेन बोरोवर फाइल देन, उनको नोटिस देगा। सिंपल सी बात है, बोरोवर ने अपील फाइल करी है तो उसको नोटिस तो देंगे, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड ये सब तो देंगे। ठीक है, अब अगर 4 महीने में डिस्पोज नहीं करा, सिंपल सी बात है, तो अपीलेट ट्रिब्यूनल जो है 17(6) में डायरेक्ट करेगा डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल को। अगर देखो 4 महीने में नहीं किया तो अपीलेट ट्रिब्यूनल डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल को बोलेगा कि एक्सपीडिशियसली डिस्पोज करो यार। और अगर आप उससे भी एग्रीव्ड हो तो 50% तक जो है डिपॉजिट करो अपील का अमाउंट, ठीक है, विच कैन बी रिड्यूस टू 25%, ये लिखा हुआ है। अगर अपील डिपॉजिट की बात तो 50% ऑफ जो भी आपको चाहिए अमाउंट ड्यू उतना डिपॉजिट करो, विच में रिड्यूस टू 25%। तो ये लिखा हुआ है कि अगर हम बात करें तो एप्लीकेशन जो है एग्रीड पर्सन ने 35 के मेजर के बाद 45 दिन में कर दी, एप्लीकेशन DRT को फाइल होगी लोकल लिमिट में। और अगर ये जो है जम्मू कश्मीर को बिलोंग करता है, कम्युनिकेशन ऑफ द रीजन ऑफ टू द बोरोवर बाय द सिक्योर क्रेडिटर, कम्युनिकेशन ऑफ द रीजन टू द बोरोवर बाय द सिक्योर क्रेडिटर फॉर नॉट हैविंग कम्युनिकेशन। तो क्या बोला है, कम्युनिकेशन ऑफ द रीजन टू द बोरोवर, ये जो कम्युनिकेशन है ना रीजन का, कम्युनिकेशन ऑफ रीजन टू द बोरोवर बाय द सिक्योर क्रेडिटर फॉर नॉट हैविंग एक्सेप्टेड हिज रिप्रेजेंटेशन। हाँ, तो हमने तुम्हारी रिप्रेजेंटेशन एक्सेप्ट नहीं करा, ऑब्जेक्शन एक्सेप्ट नहीं करा, जो भी है वो बोरोवर को इंटाइटल नहीं करता एप्लीकेशन देने से। वो तो 13(4) के जब मेजर्स होंगे ना तभी तुम ऐसा कर सकते हो। ओके, तो ठीक है, अब समझो बोरोवर को एप्लीकेशन अपील फाइल करने की, तो डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल शैल कंसिडर वेदर एनी ऑफ द मेजर 13(4) टेकन बाय द सिक्योर क्रेडिटर आर इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑर्डर बाय DRT व्हेन मेजर टेकन बाय सिक्योर क्रेडिटर नॉट इन अकॉर्डेंस। तो रिस्टोरेशन की बात करेगा, टाइम लिमिट फॉर डिस्पोजल जो है 60 दिन में, बीच में फर्दर एक्सटेंड टू 4 मंथ। एप्लीकेशन टू अपीलेट ट्रिब्यूनल वेयर एप्लीकेशन नॉट डिस्पोज बाय DRT विद इन 4 मंथ, तो ठीक है वो उसको डायरेक्ट करेगा एक्सपीडिशियसली डिस्पोज करो। मैनर ऑफ डिस्पोजल क्या है DRT का, ठीक है, तो डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल शैल डिस्पोज द एप्लीकेशन अकॉर्डिंग विद द प्रोविजंस ऑफ रिकवरी ऑफ डेब्ट ड्यू। ठीक है, ये हो गया। मेकिंग ऑफ एप्लीकेशन टू द डिस्ट्रिक्ट जज, अगर जो है डिस्ट्रिक्ट जज को आप करोगे, डिस्ट्रिक्ट जज ऑफ द स्टेट, अगर वो उसको बिलोंग करते हो, क्या है बिलोंग करते हो आप जम्मू कश्मीर को। और अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास तो अपील ही नहीं कर सकता, हाई कोर्ट में जाओगे अपील करने के लिए जब डिस्ट्रिक्ट जज को बिलोंग करते हो। और अपील टू अपीलेट ट्रिब्यूनल, तो अपील टू अपीलेट ट्रिब्यूनल, टाइम लिमिट फॉर मेकिंग अपील अगेंस्ट दी ऑर्डर 30 दिन में अपील कर दो। और जो डिपॉजिट है 50% इसमें फर्दर रिड्यूस टू 25%। मैनर ऑफ डिस्पोजल ऑफ एप्लीकेशन बाय अपीलेट ट्रिब्यूनल, तो मैनर ऑफ डिस्पोजल, तो डिस्पोजल का मैनर क्या है, तो मैनर ऑफ डिस्पोजल ऑफ एप्लीकेशन बाय अपीलेट ट्रिब्यूनल, ठीक है, जो भी इसका तरीका है, ठीक है, डिस्पोज कर देंगे। और ठीक है, और सपोज करो कि 50% ऑफ क्रेडिटर ऑफ डेब्ट, 50% ऑफ डेब्ट जो है वो जो है, अब DRT भी कुछ डिमांड कर सकता है जो भी कम है, डिपॉजिट तो आपको जो भी कम है, DRT ने बोला इतना डिपॉजिट करने का और जो है आपको डेब्ट इतना ही चाहिए, ठीक है, तो जो भी कम है उतना आप जो है डिपॉजिट करोगे। या अपन बोल सकते हैं कि क्रेडिटर बोल रहा है कि मेरे को इतने पैसे चाहिए, DRT बोल रहा है हम तो 25 लाख के लिए एग्री है, हम तो अपील में चले गए, तो DRT ने जितना बोला उसका अभी कर दो 50% जमा, ठीक है, तो 50% अमाउंट ऑफ डेब्ट ऑफ, ठीक है,
डिसाइड बाय द क्रेडिटर, अमाउंट ऑफ डेप्ट ऑफ क्रेडिटर और इट इज ऑर्डर और डेप्ट इन द ऑर्डर ऑफ DRT विच एवर इज लोअर। ऐसा है, क्या लिखा हुआ है 50 अमाउंट, ठीक है, नो इंटरटेन अपील 50% ऑफ द अमाउंट ड्यू एज क्लेम बाय द सिक्योर क्रेडिटर और डिटरमाइंड बाय DRT। क्लेम मैंने 20 लाख का करा है क्लेम, ठीक है, क्रेडिटर कितना क्लेम कर रहा है, क्रेडिटर क्लेम और DRT डिटरमाइंड क्लेम, ऐसा जो भी लोअर है जो भी लोअर, सिंपल से आते, ओके, विच एवर लेस, राइट। चलो अब ये अपन ने बात कर ली है, अब रिकोर्स की बात कर ली, अपन देख लेते हैं कि एप्लीकेशन तो दोगे अपील की और कॉपीज, और वो जो है केविएट की डिमांड कर सकता है। नो एप्लीकेशन टू प्रिवेंट 13(4), एप्लीकेशन नहीं दे सकते टू प्रिवेंट टू 13(4), एप्लीकेशन तभी जब एग्रीड हो, और नो एप्लीकेशन इफ कम्युनिकेशन विद रीजन, ठीक है, दैट ऑब्जेक्ट नॉट एक्सेप्टेबल, तुम्हारा ऑब्जेक्शन एक्सेप्टेबल नहीं है, तुम तो फिर भी कोर्ट के पास नहीं जा सकते, वो तो जब हम मेजर लेंगे ना तभी तुम कोर्ट के पास जा सकते हो। एप्लीकेशन तभी हो जब एग्रीड हो, राइट। इधर इस क्वेश्चन में क्या था, बीइंग एग्रीड बाय द कंपनी है, वो आप हो गया कोर्ट के पास चले गया, तो ठीक है कोर्ट के पास तो जा सकता है। तो ये दिया हुआ है कि एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 18(1), ठीक है, सरफाइजी एक्ट, एनी पर्सन एग्री बाय द ऑर्डर मेड बाय द DRT अपील प्रीफर कर सकता है 30 दिन में अपीलेट ट्रिब्यूनल को, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है, कंपनी फाइल एन एप्लीकेशन DRT को विच वॉज डिसमिस बाय एन इम्पग्न ऑर्डर। DRT तो ये बोल रहा है कि ऑर्डर ही इम्पग्न है, एग्रीड, तो वो जो अपीलेट ट्रिब्यूनल को अपील कर सकता है, पर वो अपील कर रहा है क्योंकि रिकोर्स ले लिया है तो सब कुछ सही था। DRT से अगर एग्रीड है तो अपीलेट ट्रिब्यूनल 50% ऑफ अमाउंट ऑफ डेप्ट डिटरमाइंड बाय द, ठीक है, क्लेम बाय द सिक्योर क्रेडिटर और डिटरमाइंड बाय DRT विच एवर इज लेस, ठीक है, अपीलेट ट्रिब्यूनल में फॉर द रीजन टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग रिड्यूस कर सकता है वो 50% को 25% पे, विच कैन बी रिड्यूस टू 25% ऑफ अमाउंट ऑफ डेप्ट, ठीक है। इन द इंस्टेंट केस शार्प हेल्थ क्लिनिक फाइल एन एप्लीकेशन बिफोर द DRT डिसमिस बाय द इम्प्लिमेंट बीइंग एग्रीड, ठीक है, इसको फॉलो करने पड़ेंगे अब प्रोविजन, और इस तरीके से हमने जो है कोर्स ऑफ एक्शन को खत्म किया है, और इस तरीके से हमने जो है, और केविएट क्या बोलता है, व्हेन एप्लीकेशन अपील मेड, एप्लीकेशन जो है देखो सिंपल सी बात है, केविएट का क्या है समझते हैं, और अपीलेट ट्रिब्यूनल में अपील करो, वैसे हाई कोर्ट के रिस्पेक्ट में भी है, अगर डिस्ट्रिक्ट जब वो उसको बिलोंग करते हो तो। अब अपील है केविएट के, तो बोल रहे हैं कि व्हेन एन एप्लीकेशन अपील मेड, ठीक है, या एक्सपेक्टेड टू बी मेड, ठीक है, सिक्योर क्रेडिटर क्लेम कर सकता है राइट टू अपीयर बिफोर ट्रिब्यूनल, क्या ऐसा कर रहे हैं ना तो मेरे को भी राइट है अपीयर होने का, ठीक है, ट्रिब्यूनल के पास, ठीक है। अपील मेड, एक्सपेक्टेड टू बी मेड और मेड हैज बीन मेड, जो भी है, सिक्योर क्रेडिटर और एनी पर्सन क्लेमिंग राइट टू अपीयर बिफोर द ट्रिब्यूनल और कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज जो भी है, और द अपीलेट ट्रिब्यूनल हाई कोर्ट जो भी है, एज अ केस में भी ऑन दी हियरिंग ऑफ सच एप्लीकेशन, मेरे को भी आना है, तो वो केविएट में आ सकता है। केविएट एक्सपायर आफ्टर 90 days अनलेस एप्लीकेशन इज मेड। केविएट हैज बीन लॉज अंडर सबसेक्शन 1, तो सिक्योर क्रेडिटर बाय होम केविएट लॉज, ठीक है, वो केविएटर होगा, वो नोटिस शेल सर्व नोटिस ऑफ द केविएट बाय रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यू ऑन द पर्सन by whom the application has been or is expected to be made, तो उसको केविएट देगा, ठीक है, वो केविएट देगा। एनी पर्सन बाय whom केविएट हैज बीन लॉज शेल सर्व नोटिस, अच्छा वो नोटिस देगा, ठीक है। अगर आपने उसको केविएट दिया ना तो वो आपको बाकायदा कि जो एप्लीकेशन कर रहे हैं ना तो उसने क्या एप्लीकेशन दी, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ अपील मेड बाय हिम ऑल्सो विद द कॉपी ऑफ पेपर डॉक्यूमेंट जो उसने सबमिट करे हैं वो आपको बताएगा। वैलिडिटी ऑफ केविएट, तो केविएट हैज बीन लॉज, ठीक है, और केविएट जो है वो लॉज होगा, ठीक है, तो वो केविएट शेल नॉट रिमेन इन फोर्स आफ्टर एक्साइडेड 30 days फ्रॉम द डेट ऑन विच लॉज अनलेस द एप्लीकेशन, जब तक एप्लीकेशन और अपील रेफर टू इन सबसेक्शन हैज बीन मेड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 30 दिन, ठीक है। एप्लीकेशन अगर 90 दिन में कर दे बस, क्योंकि मेरे को पता है ना 13(4) का मेंशन ले लिया, मेरे को पता है वो एग्रीड पर्सन है, वो जाएगा अपीलेट ट्रिब्यूनल में जाएगा, वो DRT में, तो ऐसे केस में तो मैंने उसको बोल ही दिया, मैंने तो पहले से ही केविएट लॉन्च कर दिया, क्या कहा जाएगा, मेरे को बता के जाएगा ना, मेरे को बोल के जाएगा वो कि भैया ये एप्लीकेशन अपील दी है, वो डॉक्यूमेंट सब फर्निश करना पड़ेगा, ऐसे थोड़ी ना भागेगा, मेरे को बताएगा, मैं पीछे पड़ जाऊँगा उसके, क्यों उसने केविएट डाल दिया मैंने कि मेरे को भी राइट है ना सुनने का। और इफ द जो भी कॉस्ट वॉस्ट है, ठीक है, ऐसे केस में भी बोरोवर एंड सच अदर पर्सन शैल बी इंटाइटल्ड टू पेमेंट ऑफ सच कंपनसेशन कॉस्ट एज मे बी डिटरमाइंड बाय द ट्रिब्यूनल, तो क्या लिखा है, द डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल ऑन एन एप्लीकेशन 17 में या एप्लीकेशन 18 में होल्ड डेट पोजीशन ऑफ सिक्योर एसेट बाय द सिक्योर क्रेडिटर इज नॉट इन अकॉर्डेंस विद द एक्ट, पोजीशन ऑफ सिक्योर एसेट बाय सिक्योर क्रेडिटर इज नॉट इन अकॉर्डेंस विद द एक्ट, तो ऐसे केस में जो है बोरोवर के पास राइट है, ये सेक्शन 19 बोलता है, ओके। तो डायरेक्ट करेगा सिक्योर क्रेडिटर को टू रिटर्न द सिक्योर्ड एसेट और फाइल एप्लीकेशन, ठीक है,
हु हैव फाइल्ड द एप्लीकेशन अंडर 1717A 1818A एज द केस में भी, वो डायरेक्ट करेगा सिक्योर क्रेडिटर को टू रिटर्न द सिक्योर्ड एसेट टू द कंसर्न बोरोवर और एनी एग्रीड पर्सन हु हैव फाइल्ड एप्लीकेशन, ठीक है। एज अ केस में भी द बोरोवर एंड सच अदर पर्सन शैल बी इंटाइटल्ड टू द पेमेंट ऑफ सच कंपनसेशन। ओके 1 सेकेंड। इफ द डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल ऑन एन एप्लीकेशन मेड अंडर सेक्शन 17, जो भी एप्लीकेशन करी है ऑन एन अपील प्रेफर्ड इन, तो डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल ऑन एन एप्लीकेशन मेड अंडर 17 और, ठीक है, और अपीलेट ट्रिब्यूनल और एन अपील प्रेफर्ड अंडर 18 होल्ड द पोजीशन ऑफ द सिक्योर्ड एसेट, ठीक है, टू रिटर्न, ठीक है, नॉट जो पोजीशन बाय सिक्योर्ड एसेट बाय द सिक्योर क्रेडिटर वाज नॉट इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट रूल्स एंड मेड देयर अंडर डायरेक्ट सिक्योर क्रेडिटर टू रिटर्न सच सिक्योर्ड एसेट टू द कंसर्न बोरोवर एंड अदर एग्रीड पर्सन हु हैज फाइल्ड एप्लीकेशन, ठीक है, उनको दे दो यार एज द केस में भी, एंड द बोरोवर एंड अदर पर्सन शैल बी इंटाइटल्ड टू द पेमेंट ऑफ सच कंपनसेशन एंड कॉस्ट, और जो बोरोवर और सच अदर पर्सन शैल बी इंटाइटल्ड टू पे कंपनसेशन एंड कॉस्ट एज मे बी डिटरमाइंड सच बाय सच ट्रिब्यूनल और अपीलेट ट्रिब्यूनल। तो बोरोवर नहीं है इधर, ये बोरोवर नहीं है, शैल बी इंटाइटल्ड टू पेमेंट टू रिसीव सच कंपनसेशन, ये गलत लिखा है, पेमेंट नहीं, वो रिसीव करेंगे कंपनसेशन, ठीक है। तो जो कंपनसेशन डिटरमाइन किया है उसको रिसीव होगा, ठीक है। अब प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट किस पे एप्लीकेबल नहीं है, तो ये है कि ये किस पे एप्लीकेबल नहीं है, पर हमको सेक्शन 1 से सेक्शन 20 ही एप्लीकेबल है। तो राइट ऑफ अनपेड सेलर अंडर 47 जो है, लीन ऑन एनी गुड्स मनी सिक्योरिटी गिवन बाय अंडर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, अगर उस पर लीन करके रखा है तो भैया इस पर एप्लीकेबल नहीं है। प्लेज पे है, एप्लीकेबल नहीं है। क्रिएशन ऑफ सिक्योरिटी इन एनी एयरक्राफ्ट, सिक्योरिटी इंटरेस्ट इन एनी वेसल, सिक्योरिटी इंटरेस्ट है एयरक्राफ्ट के रिस्पेक्ट में, वेसल के रिस्पेक्ट में, तो इन्फोर्स मत करवा देना। एनी राइट ऑफ अनपेड सेलर, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, एयरक्राफ्ट एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सब आ गया। एनी प्रॉपर्टी नॉट लाइबल टू अटैचमेंट, ठीक है, इसमें कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर आ गया, ये इंपॉर्टेंट है। सिक्योरिटी इंटरेस्ट फॉर सिक्योरिंग रीपेमेंट ऑफ फाइनेंशियल एसेट नॉट एक्सीडिंग 1 लाख, सिक्योरिटी इंटरेस्ट फॉर सिक्योरिंग पेमेंट ऑफ फाइनेंशियल एसेट, सिक्योरिटी इंटरेस्ट फॉर सिक्योरिंग पेमेंट ऑफ फाइनेंशियल एसेट, ठीक है, सिक्योरिटी की इंटरेस्ट है और पेमेंट ऑफ फाइनेंशियल एसेट क्या है, अप टू 1 लाख, तो अप टू 1 लाख है तो अप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। कोई सिक्योरिटी इंटरेस्ट रखी थी फॉर सिक्योरिंग द रीपेमेंट ऑफ फाइनेंशियल एसेट, और फाइनेंशियल एसेट 1 लाख तक ही है। एग्रीकल्चर लैंड पे सिक्योरिटी है तो वो भी एप्लीकेबल नहीं है। और एनी केस इन विच द अमाउंट ड्यू इज लेस देन 20%, जो भी केस हो यार मरने दो, एनी केस अमाउंट ड्यू है 20% ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट एंड इंटरेस्ट देयर ऑन, ठीक है। तो 20% है प्रिंसिपल अमाउंट का, सिर्फ 20% है तो क्या सिक्योरिटी इन्फोर्स कर लोगे? 20% ही तो लेना बचा है, तो क्या मैंने तुमको जो गिरवी देके रखा है तो वो तुम ले लोगे? मतलब 20% में क्या है, तुम क्या सिक्योरिटी बेच दोगे क्या? ऐसा समझो। एग्रीकल्चर लैंड पे नहीं आएगा। और सरफाइसी जो है 1 लाख तक का है फॉर रीपेमेंट ऑफ फाइनेंशियल एसेट, सिक्योरिटी इंटरेस्ट फॉर सिक्योरिंग रीपेमेंट ऑफ फाइनेंशियल एसेट एक्सीडिंग नॉट एक्सीडिंग 1 लाख, 1 लाख तक का है, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है, सिक्योरिटी इंटरेस्ट इन ऑल वेल फार्मर कैन नॉट बी इन्फोर्स, कि सिक्योरिटी इंटरेस्ट है ना, कैन नॉट बी इन्फोर्स एंड एसेट हैज नॉट गेट क्लासिफाइड एज एनपीए। एनपीए क्लासिफिकेशन हैपन होता है 90 दिन के बाद, एनपीए होगा तब जाके तो मेजर लेंगे। तो जब एनपीए ही नहीं है तो फिर मेजर कैसे ले सकते हैं, ठीक है। ये कुछ छोटी मोटी चीज़ें हैं, डायरेक्ट इसका आंसर देख लेते हैं, ठीक है। लोन गिवन टू अ फार्मर और उसने एग्रीकल्चर लैंड दिया है तो सरफेस इस पर भी एप्लीकेबल नहीं है। एनपीए होता है तो भी एप्लीकेबल नहीं है भैया, एनपीए होता तो एप्लीकेबल है ना, तो अभी एनपीए तो हुआ ही नहीं ना, ये है। फाइनेंस लेफ्ट 7 केसेस 5 करोड़ ईच कैन बी सोल्ड टू एसी सब्जेक्ट टू मीटिंग ऑफ ऑल अदर कंडीशन। ये क्या कंडीशन? उस एनबीएफसी पे लगता है जिसका असेट बेस 500 करोड़ या मोर है। ये तो अपन ने एनबीएफसी के रिस्पेक्ट में पढ़ा था, जिसका असेट बेस एनबीएफसी ना, उस एनबीएफसी पे लगता है जिसका असेट बेस जो है वो 500 करोड़ और मोर है। ये एनबीएफसी का असेट बेस तो भैया असेट बेस है ना, नेट ऑन फंड तो नहीं पता, पर इधर तो बोल रहे हैं असेट बेस बोल रहे हैं, टोटल एसेट, ठीक है। और एनबीएफसी के इन्वोक प्रोविजन और सरफाइसी, देखो एनबीएफसी लगता है सी असेट बेस है, एनओएफ नहीं है, असेट बेस है, ठीक है। उस पर सरफाइसी लगता है। और इन्वोक कब होगा? इन्वोक तब होगा जब केस ओवर 1 करोड़, केस ओवर 1 करोड़, ठीक है, केस ओवर 1 करोड़, ठीक है, केस 1 करोड़ से ऊपर हो, ठीक है। क्योंकि इधर अपन ने पढ़ा है कि नॉट एक्सीडिंग, अगर 1 करोड़ तक है, इधर ओवर 1 करोड़ है, ठीक है, ये ओवर 1 करोड़, केस ओवर 1 करोड़ है तो एप्लीकेबल होता है। तो
एनबीएफसी 500 करोड़ का असेट बेस है तो सरफेसी लगता है, और रीपेमेंट ऑफ फाइनेंशियल असेट है, फाइनेंशियल असेट के रिस्पेक्ट में रीपेमेंट है यार, और रीपेमेंट ऑफ केस अबव 1 करोड़ है, ठीक है, या जो है 20% या उसके अबव का पेमेंट है। तो इन्वोक होगा जब केस ओवर 1 करोड़ है, जब केस जो है 1 करोड़ से ज़्यादा हो, जब केस जो है ओवर 1 करोड़ है, इन्वोक कब होगा, ठीक है। तो इन्वोक तभी होगा जब केस जो है ओवर 1 करोड़ है, रीपेमेंट ऑफ फाइनेंशियल एसेट, ठीक है, और ड्यू अमाउंट ड्यू जो है 1 करोड़ है, अमाउंट ड्यू इज लेस देन 20% फॉर सिक्योरिंग रीपेमेंट ऑफ फाइनेंशियल एसेट नॉट एक्सीडिंग, वो सिक्योरिंग रीपेमेंट ऑफ एनी फाइनेंशियल एसेट, सिक्योरिटी इंटरेस्ट फॉर सिक्योरिंग रीपेमेंट ऑफ एनी फाइनेंशियल एसेट नॉट एक्सीडिंग 1 लाख। ओके 1 लाख है, सॉरी इधर क्या बोल के रखा है, 1 लाख, 1 सेकेंड, अच्छा 1 करोड़ है, सॉरी इधर 1 लाख लिख के रखा है, नो 1 लाख लिख के रखा है जबकि 1 करोड़ है। ओके तो 1 करोड़ है, ठीक है, जब सिक्योरिंग फाइनेंशियल एसेट रीपेमेंट ऑफ सच फाइनेंशियल एसेट एक्सीडिंग 1 करोड़, रीपेमेंट ऑफ एनी फाइनेंशियल एसेट, सिक्योरिटी इंटरेस्ट फॉर सिक्योरिंग रीपेमेंट ऑफ एनी फाइनेंशियल एसेट एक्सीडिंग 1 करोड़, ठीक है। तो है 1 लाख नहीं 1 करोड़ है, और इनफैक्ट 20% ऑफ अमाउंट ड्यू से ज़्यादा प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट दे रहा है, तब लगता है, तब इन्वोक कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से सरफेसी ओवर किया है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।